10 साल पहले वो चुपचाप चली गई, एक गरीब आदमी और अपने नवजात बच्चे को पीछे छोड़कर। 10 साल बाद वो रेशमी कपड़ों में लौटी, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वो एक ऐसा दृश्य था जिसने उसका दिल बैठा दिया। उन 10 सालों में क्या हुआ था और क्या एक टूटे हुए परिवार के लिए कोई मौका बचा था? आइए सुनते हैं तलाक के 10 साल बाद एक अरबपति महिला की कहानी, जो अपने पुराने घर लौटी और अपने पति को अकेले बच्चे की परवरिश करते देख सन्न रह गई। काली चमचमाती लग्जरी कार जो शहर की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलने की आदी थी, अब एक कच्ची कीचड़ भरी सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही थी। दोनों तरफ जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। उसके शांत इंजन की आवाज नदी किनारे बसे गांव की खामोशी में खो गई थी। केवल हवा की सरसराहट और दूर से आती बच्चों के खेलने की आवाजें थीं। कार का दरवाजा खोला और कीमती ऊंची एड़ी के सैंडल कीचड़ में धंस गए। बेज रंग का सुरुचिपूर्ण सूट पहने जो महिला बाहर निकली, वो आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग लग रही थी। वो थी प्रिया शर्मा। 10 साल हो गए थे जब वो इस जगह पर वापस आई थी। हवा में मिट्टी, पुआल और यादों की मिलीजुली महक थी, जिसने उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न पैदा कर दी। उसके बाल बड़े सलीके से बंधे थे और हल्के मेकअप के बावजूद उसके चेहरे पर लंबी यात्रा की थकान साफ दिख रही थी। लेकिन जिस चीज ने उसे स्तब्ध कर दिया, वो ना तो कीचड़ भरी सड़क थी और ना ही गांव की पुरानी महक। कुछ ही दूर एक टूटी फूटी टीन की छत वाली झोपड़ी के बरामदे में एक दुबला पतला आदमी, जिसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी, एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उसके खुरदरे हाथ बड़ी सावधानी से एक पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म के फटे हुए कंधे पर सुई धागे से सिलाई कर रहे थे। उसके बगल में लगभग 10 साल का एक सांवला सा लड़का जमीन पर कुछ लकीरें खींच रहा था। तेज हवा चली और टीन की छत ऐसे चरमराई जैसे अभी उड़ जाएगी। उस आदमी ने सिर उठाया, अपने बेटे के धूप से झुलसे बालों को सहलाया और धीमी गहरी आवाज में कहा, अंदर चलो बेटा, धूल उड़ रही है। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें उत्सुकता से उस अजनबी कार की ओर देख रही थीं। प्रिया का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। 10 साल, पूरे 10 साल। वो आदमी राजेश कुमार था, उसका पूर्व पति, और वो लड़का निश्चित रूप से आरव, उनका बेटा था। वो बच्चा जिसे वो तब छोड़कर चली गई थी जब वो मुश्किल से कुछ महीनों का था। उसके सामने का दृश्य उसकी कल्पना से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। उसने सोचा था कि वो दोबारा शादी कर लेगा, एक नई जिंदगी शुरू कर लेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी वो इसी झोपड़ी में, इतनी गरीबी में अकेले बच्चे की परवरिश कर रहा होगा। जो शर्ट वो अपने बेटे के लिए सिल रहा था, वो शायद उस शर्ट से बेहतर थी जो उसने खुद पहन रखी थी। उसके पीछे खड़े ड्राइवर ने धीरे से खांसकर चुप्पी तोड़ी। मैडम, हम पहुंच गए। राजेश ने आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और धूप से भरे आंगन के बीच दोनों की आंखें मिली। उसकी आंखें जो कभी उसे देखकर खुशी से चमक उठती थीं, अब उनमें केवल आश्चर्य, दूरी और एक गहरा दुख था जो उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियों पर जम गया था। वो उछलकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में सुई और धागा अजीब लगने लगे। आरव भी उठकर अपने पिता के पीछे छिप गया। अपनी बड़ी साफ आंखों से उस अजनबी औरत को घूर रहा था। पापा, ये कौन है? प्रिया ने राजेश का जवाब नहीं सुना। वो यहाँ क्यों आई थी? अपनी ही हार देखने के लिए? उसके पास सब कुछ था, पैसा और रुतबा, लेकिन सबसे कीमती चीज उसने इस टूटी फूटी झोपड़ी में सड़ने के लिए छोड़ दी थी। 10 साल पहले वो खाली हाथ गई थी। 10 साल बाद वो रेशम में लिपटी लौटी थी। लेकिन इस पल उसे लगा कि वो उस आदमी से भी ज्यादा गरीब है जो उसके सामने खड़ा था, जिसके पास सिर्फ एक बेटा और एक गिरने वाली झोपड़ी थी। उसका गला सूख गया। राजेश शब्द उसके गले में ही अटक गए। राजेश ने ही उस घुटन भरी खामोशी को तोड़ा। उसने हड़बड़ी में सुई अपनी जेब में छिपाई और अपने बेटे को अपनी पीठ के पीछे खींच लिया, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज रूखी और अपरिचित थी। जिस तरह से उसने उसे तुम कहा, वो प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। 10 साल काफी थे एक समय के जीवन साथी को 2 अजनबियों में बदलने के लिए। मैं बस यहां से गुजर रही थी तो सोचा मिलती चलूं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। एक ऐसा झूठ जो इतना कमजोर था कि उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। मिट्टी की दीवारों में कई दरारें थीं। टीन की छत में पैबंद लगे थे। अंदर सब खाली था, बस एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, एक छोटी मेज और कुछ साधारण बर्तन थे। गरीबी बिना किसी पर्दे के साफ दिख रही थी। मिलने?
राजेश के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। यहां ऐसा क्या है जो तुम्हारे जैसी कोई मिलने आएगी? वो गुस्सा नहीं था, वो चिल्लाया नहीं। उसकी ठंडी शांति ही प्रिया को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। ये दिखा रहा था कि उनके बीच की खाई अब कभी नहीं भरी जा सकती। आरव ने उत्सुकता से अपने पिता के पीछे से झांका और फुसफुसाया, पापा, ये आंटी कितनी सुंदर है। बच्चे के मासूम शब्दों ने माहौल को और भी अजीब बना दिया। राजेश ने झुककर अपने बेटे का सिर सहलाया। आरव, घर के अंदर जाओ बेटा, खाने का समय हो गया है। लड़के ने जी कहा और अंदर भाग गया। प्रिया वहीं जड़वत खड़ी रही। वो आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पैर पत्थर के हो गए थे। वो वहीं खड़ी रही। राजेश ने कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी नरम थी लेकिन अभी भी दूरी थी, तुम जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर वो मुड़ा और झोपड़ी के अंदर चला गया। लकड़ी का चरमराता दरवाज़ा आधा बंद कर दिया। प्रिया को शर्मिंदगी और दुख में अकेला छोड़ गया। वो तुरंत नहीं गई। उसने ड्राइवर को पास के बांस के झुरमुट के पीछे कार ले जाने का आदेश दिया और फिर पैदल वापस आई। एक केले के पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि पिछले 10 सालों में वे कैसे रहे। मिट्टी की दीवार की एक दरार से उसने राजेश को चूल्हा जलाते देखा। रसोई बस घर के कोने में रखी कुछ ईंटें थीं। आग की लपटों ने उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर दिया। आरव उसके बगल में बैठकर स्कूल की बातें बता रहा था। आज टीचर ने मेरी तारीफ की। पापा, कहा कि मेरी लिखावट बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे। बाद में पापा तुम्हें इनाम में एक और अंडा देंगे। सच में पापा? वाह। बच्चे की खिलखिलाहट गूंज उठी। खाना जल्दी से छोटी लकड़ी की मेज पर परोसा गया। केवल एक प्लेट उबली हुई सब्जियां, एक कटोरी सब्जियों का पानी जिसमें नींबू निचोड़ा हुआ था और एक तला हुआ अंडा था जो आरव की कटोरी में बड़े करीने से रखा गया था। राजेश ने लगभग सारी सब्जियां अपने बेटे को दे दी। खूब खाओ ताकि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। आप भी खाइए पापा। लड़के ने अंडे का एक टुकड़ा वापस अपने पिता की कटोरी में रख दिया। राजेश मुस्कुराया, एक दुर्लभ मुस्कान जिसने उसके चेहरे को नरम कर दिया। मैंने खा लिया। तुम खाओ। उसने जल्दी जल्दी उबले हुए पानी के साथ सफ़ेद चावल खा लिए। उसकी आंखें अपने बेटे पर टकी थी जो मज़े से खा रहा था। प्रिया बाहर खड़ी थी, उसके आंसू बह रहे थे। उसने अपना मुंह ढक लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर ना निकले। पिछले 10 सालों में शानदार पार्टियों में अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजनों के बीच उसने कभी भी इतना स्वादिष्ट महसूस नहीं किया था। और यहाँ उसके पति और बेटे का भोजन जिसमें केवल सब्जियां और एक अंडा था, प्यार और खुशी से इतना भरा हुआ था। वो एक बहुत बुरी माँ थी। उसने अपने बेटे को जन्म दिया था लेकिन उसे गर्मजोशी भरा भोजन, एक पूरा बचपन नहीं दे सकी। वो खुद को सफल मानती थी। उसने बहुत पैसा कमाया था लेकिन वो अपने बेटे को उसके गरीब पिता जितनी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी थी। सूरज ढल गया, आसमान लाल हो गया। झोपड़ी में मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी जली। राजेश की अपने बेटे को सुलाने की धीमी आवाज बाहर आई। प्रिया अंधेरे में खड़ी रही। उसका दिल कट रहा था। वो जानती थी कि आज रात वो सो नहीं पाएगी। रात में प्रिया शहर के आलीशान होटल में वापस नहीं गई। उसने पास के कस्बे में एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया। सख्त बिस्तर और खड़खड़ाते पंखे वाले साधारण कमरे में उसे नींद नहीं आ रही थी। राजेश और आरव की छवि और उनका सादा भोजन उसके दिमाग में घूम रहा था। वो उठी, खिड़की खोली और अंधेरी रात को देखने लगी। 10 साल पहले ऐसी ही एक रात में वो चली गई थी। यादें उमड़ पड़ी। उन दिनों उसने और राजेश ने प्यार के लिए शादी की थी। उसकी माँ शांति देवी के विरोध के बावजूद वो हमेशा मानती थी कि एक अनाथ लड़की उसके बेटे के लायक नहीं है। बहू के रूप में जीवन दबावों से भरा था। राजेश एक लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता था। उसकी मामूली तनख्वाह घर चलाने के लिए काफी नहीं थी। झोपड़ी टूटी फूटी थी। भोजन की हमेशा कमी रहती थी। शांति देवी न केवल गरीबी के लिए ताने मारती थी, बल्कि ये भी कहती थी कि वो बांझ है। इस घर का भाग्य ही खराब है जो ऐसी बांझ पेड़ ले आए। लोग बहू लाते हैं ताकि पोता पोती का मुंह देखें। ये कड़वे शब्द हर दिन प्रिया के दिल में चुभते थे। राजेश अपनी पत्नी से प्यार करता था। वो हमेशा उसका पक्ष लेता था, लेकिन इससे सास बहू के बीच का तनाव और बढ़ गया। फिर वो आरव के साथ गर्भवती हुई। उसने सोचा कि बच्चा एक पुल का काम करेगा, लेकिन वो अलगाव का कारण बन गया। बच्चे को जन्म देने के बाद वो बहुत कमजोर हो गई, भारी काम नहीं कर पाती थी। आर्थिक बोझ राजेश के कंधों पर आ गया।
ठीक उसी समय मीरा, गांव के एक अमीर परिवार की बेटी जो कभी राजेश के पीछे थी, फिर से दिखने लगी। वो अक्सर घर आती, कभी चीनी, कभी दूध का डिब्बा और कभी कभी शांति देवी को कुछ पैसे दे जाती। बेशक ये सब प्रिया पर ताने कसने के साथ होता था। चाची जी, देखिए राजेश भाई साहब कितनी मेहनत करते हैं, काश उनकी पत्नी भी थोड़ी मदद करती, न कि घर पर पड़ी रहती। शांति देवी ये बातें सुनकर अपनी बहू के प्रति और भी कठोर हो गई। हद तो तब हो गई जब आरव को तेज बुखार हुआ। प्रिया ने बच्चे को गोद में लिया। उसका दिल जल रहा था, लेकिन घर में एक पैसा नहीं था। वो अपनी सास से पैसे उधार लेने गई, लेकिन शांति देवी ने साफ मना कर दिया। कहाँ से लाऊं पैसे तुम माँ बेटे के लिए, एक और बोझ पालूं? जब वो पूरी तरह से निराश थी, मीरा आई और उसे कुछ पैसे दिए। ये ले लो और बच्चे का इलाज कराओ। समझो, मैंने राजेश भाई की मदद की। उस समय मीरा की आंखों में जो भाव और मुस्कान थी, प्रिया उसे कभी नहीं भूल सकती। वो एक एहसान भी था और एक ताना भी। उस रात जब राजेश काम से लौटा तो शांति देवी ने कहानी को बिल्कुल अलग तरीके से बताया। मीरा बहुत अच्छी लड़की है, वो राजेश से प्यार करती है, इसीलिए उसने प्रिया को पैसे दिए, वरना ऐसी पत्नी तो किसी दिन किसी और के साथ भाग जाएगी और कर्ज तुम्हारे सिर पर छोड़ जाएगी। राजेश थका हुआ था, चारों तरफ से दबाव में था। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी उस समय प्रिया के लिए एक स्वीकारोक्ति थी। उसे लगा कि उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी है। वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा गरीबी और अपमान में नहीं जी सकती थी। एक बरसात की रात अपनी सास के साथ एक तीखी बहस के बाद शांति देवी ने आखिरी शब्द कहे, निकल जा यहां से, ताकि मेरा बेटा चैन से जी सके। तुम यहां रहकर उसे सिर्फ दुख दोगी। प्रिया ने राजेश को देखा। उम्मीद थी कि वो उसे रोकने के लिए कुछ कहेगा, लेकिन वो बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में लाचारी और थकान थी। वो समझ गई कि उनके प्यार को गरीबी और सामाजिक पूर्वाग्रहों ने खत्म कर दिया है। उसने जाने का फैसला किया। उसने अपने नवजात बेटे को पीछे छोड़ दिया, केवल अपने शरीर पर पहने कपड़ों और आंसुओं के साथ। उसने खुद से कहा कि जाना उसके लिए एक मुक्ति है, ताकि वो एक बेहतर महिला ढूंढ सके जो उसकी और बच्चे की देखभाल कर सके। वो शहर जाकर बहुत सारा पैसा कमाएगी और किसी दिन वापस लौटेगी। वर्तमान में प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। 10 साल में वो एक अरबपति बन गई थी, लेकिन उसने एक बार भी फोन करके हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसने दोबारा शादी कर ली होगी। डर था उसकी ठंडी आवाज सुनने का। डर था अतीत का सामना करने का। उसकी चुप्पी एक कायरता थी। वो सोचती थी कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन आज जब उसने बाप बेटे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा कभी नहीं खरीद सकता। वो था समय, उसके बेटे का बचपन और वो प्यार जिसे उसने बेरहमी से फेंक दिया था। अगली सुबह प्रिया चुप नहीं बैठ सकी। वो गांव के डल में बने जर्जर प्राइमरी स्कूल गई, जहां आरव पढ़ता था। उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, बस दूर से जंग लगी लोहे की बाड़ के पार से अपने बेटे की छोटी सी परछाई को खोजती रही। लंच ब्रेक में स्कूल का मैदान मधुमक्खी के छत्ते की तरह गुलजार हो गया। बच्चे मैदान में दौड़ने, कूदने और खेलने लगे। प्रिया ने अपनी आंखें गड़ा दी और फिर उसने अपने बेटे को देखा। आरव दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा था। वो गुलमोहर के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था, हाथ में सूखी रोटी का एक टुकड़ा लिए धीरे धीरे छोटे छोटे निवाले खा रहा था। प्रिया का दिल दुख गया। एक अरबपति का बेटा इतना सादा भोजन कर रहा था, जबकि दूसरे बच्चे कैंटीन के आसपास भीड़ लगाए हुए थे, हाथों में आइसक्रीम और चिप्स के पैकेट लिए। आरव ने बस एक बार उनकी तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर चुपचाप अपनी रोटी खत्म करने लगा। ऐसा लगता था कि उसे कमी की आदत हो गई है। प्रिया जल्दी से गाड़ी चलाकर जिला बाजार गई और बहुत सारी चीजें खरीदी। बिस्किट, कैंडी, दूध, फल और एक भुना हुआ चिकन। वो स्कूल वापस आई और छुट्टी होने का इंतजार करने लगी। स्कूल की घंटी बजी, गेट खुला और छात्र छोटे पक्षियों की तरह बाहर निकले। आरव भीड़ में खो गया था। उसके कंधे पर लटका पुराना स्कूल बैग भारी लग रहा था। वो अकेला कच्ची सड़क पर चुपचाप चल रहा था। प्रिया ने उसके सामने कार रोकी। वो नीचे उतरी, हाथ में सामान के थैले लिए। नमस्ते बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी।
आरव ने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कल वाली महिला को पहचानकर हैरान थीं। वो थोड़ा डर कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नमस्ते आंटी। आंटी शब्द कितना अपरिचित था, कितना दर्दनाक। प्रिया ने एक सौम्य मुस्कान लाने की कोशिश की। स्कूल से वापस आ रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ उपहार हैं। उसने लड़के के सामने थैले बढ़ा दिए। आरव ने आकर्षक चीजों को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। मैं नहीं ले सकता। आंटी, पापा ने कहा है किसी अजनबी से कुछ नहीं लेना। मैं अजनबी नहीं हूं, प्रिया के मुंह से निकल गया। उसने जल्दी से सुधारा, मैं तुम्हारे पापा की पुरानी दोस्त हूं। वो आरव के बराबर आने के लिए नीचे बैठ गई, अपनी आवाज को यथासंभव कोमल बनाने की कोशिश की। ये ले लो, ये दूध है, इसे पीने से तुम लंबे हो जाओगे। और ये भुना हुआ चिकन है, बहुत स्वादिष्ट है, इसे घर ले जाकर पापा के साथ खाना। उसकी कोमलता और उसकी आंखों की लालसा ने लड़के को मना लिया। आरव एक पल के लिए खिंचका और फिर झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया मुस्कुराई, उसका दिल गर्म हो गया। उसने अपना हाथ अपने बेटे के सिर पर फेरने के लिए उठाया, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसे इसका कोई अधिकार नहीं था। ठीक इसी समय एक गर्म आंसू अनियंत्रित रूप से उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने जल्दी से उसे पोंछने के लिए मुंह फेरा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने देख लिया था। लड़के ने मासूमियत से अपना सिर झुकाया। उसकी साफ आंखों में कोई गड़ना नहीं थी। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? ये सवाल एक तीर की तरह प्रिया के दिल के सबसे कमजोर हिस्से में लगा। एक वयस्क सवाल कर सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन एक बच्चे में केवल शुद्ध चिंता होती है। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। वो उसके पापी अतीत को नहीं जानता था। उसने बस उसे रोते देखा और वो हैरान था। प्रिया जवाब नहीं दे सकी तो फूट फूट कर रो पड़ी। पिछले 10 सालों से दबी हुई सिसकियां बाहर निकल आईं। वो सड़क के किनारे बैठ गई, अपना चेहरा ढककर एक बच्चे की तरह रोने लगी। वो अपनी पिछली कमजोरी के लिए रोई, आज के पश्चाताप के लिए रोई, और उस बेटे के लिए रोई जिसका वो पूरा बचपन कर्जदार थी। आरव घबरा गया। उसने घबराकर उपहार के थैले जमीन पर रख दिए। उसका छोटा सा हाथ झिझकते हुए प्रिया के कंधे पर रखा। आंटी, आंटी, प्लीज मत रोइए। बेटे के मासूम दिलासे ने प्रिया को और भी तोड़ दिया। वो अपने ही बच्चे की मासूमियत से पूरी तरह हार गई थी। सड़क के किनारे आरव के साथ मुलाकात तब खत्म हुई जब राजेश हड़बड़ी में साइकिल से वहां पहुंचा। अपने बेटे को एक रोती हुई महिला के बगल में खड़ा देखकर और जमीन पर बिखरे उपहारों को देखकर उसने जल्दी से साइकिल रोकी। प्रिया, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? वो चिल्लाया। उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा था। वो आरव के पास दौड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे अपनी पीठ के पीछे खींच लिया। पापा, इस आंटी ने मुझे उपहार दिए। और फिर वो रोने लगी। आरव ने धीमी आवाज में समझाया। प्रिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, उठ खड़ी हुई और शांत होने की कोशिश की। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं बस बच्चे को कुछ देना चाहती थी। राजेश ने महंगे थैलों को देखा और फिर उसकी हालत को। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, आपके इरादे के लिए धन्यवाद। लेकिन कृपया हमारे बाप बेटे की जिंदगी में दखल ना दें। उसने दृढ़ता से उपहार के थैले उसके हाथ में रखे और आरव को साइकिल पर बिठा लिया। पापा, भुना हुआ चिकन। आरव ने अफसोस के साथ पीछे देखा। घर पर पापा तुम्हारे लिए कुछ और स्वादिष्ट बनाएंगे, राजेश ने कहा, और एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे साइकिल चलाता चला गया। प्रिया वहीं जड़वत खड़ी रही, हाथ में लौटाए गए उपहार लिए। उसका दिल खाली था। वो समझ गई कि इस समय उसकी उपस्थिति केवल उसके लिए उथल-पुथल और असहजता ला रही है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये छोटी सी मुलाकात नदी किनारे बसे गांव की जिज्ञासु आंखों से नहीं बच पाई थी। और जिसने सबसे स्पष्ट रूप से देखा वो थी कमला चाची, एक ऐसी महिला जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में माहिर थीं। उस समय कमला चाची बाजार से लौट रही थीं। उन्होंने सड़क के किनारे खड़ी शानदार कार देखी। एक शानदार कपड़े पहनी महिला राजेश के बेटे आरव से बात कर रही थी। वो तुरंत पास की एक झाड़ी में छिप गई और कान लगाकर सुनने लगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन महिला का रोना, राजेश का दौड़कर आना, बच्चे को ले जाना और उपहार लौटाना, ये सब एक रोमांचक कहानी गढ़ने के लिए काफी था।
उसी शाम जब पड़ोस की कुछ औरतें गांव के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर जमा हुईं तो कमला चाची ने प्रसारण शुरू कर दिया। अरे, तुम लोगों को पता है क्या, राजेश की वो पुरानी बीवी जो 10 साल पहले भाग गई थी अब वापस आ गई है। सच में कमला चाची? क्या करने आई है? एक ने उत्सुकता से पूछा। कमला चाची ने अपना गला साफ किया। उनका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। और क्या करने, चमचमाती कार में आई है, महारानी की तरह कपड़े पहने। यकीनन अपने पुराने पति को नीचा दिखाने और अपनी अमीरी का रौब जमाने आई होगी। उन्होंने जो कहानी देखी थी उसे नमक मिर्च लगाकर सुनाया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने बच्चे को ढेर सारे उपहार दिए। पक्का उसे पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हमारा राजेश, उसमें स्वाभिमान है, उसने सब कुछ लौटा दिया, एक चीज भी नहीं ली। उस औरत का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल उतरा हुआ। एक और ने बीच में कहा, बेचारा राजेश, पत्नी इतने साल पहले चली गई, अकेले बच्चे को पाला। अब वो अमीर होकर लौटी है, यकीनन उसे गरीब समझकर उसका अपमान कर रही होगी। प्यार व्यार कुछ नहीं। और नहीं तो क्या, कमला चाची ने मुंह बिचकाया। ऐसी औरतों में कोई भावना नहीं होती। जब गरीब थी तो भाग गई, अब जब देख रही है कि वे शांति से जी रहे हैं तो परेशान करने आ गई। पक्का बच्चे को छीनना चाहती होगी। ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत चाले चलते हैं। कहानी इसी तरह पूरे गांव में फैल गई। हर किसी ने थोड़ा जोड़ा, थोड़ा घटाया। पूर्व पत्नी के मिलने आने की बात से ये एक अमीर महिला के गांव आकर गरीब पति का अपमान करने और पैसे के बल पर बच्चा छीनने की कोशिश करने की कहानी बन गई। प्रिया लोगों की नजरों में अचानक एक निर्दयी, घमंडी और चालाक महिला बन गई। प्रिया को अपने खिलाफ फैल रही इन दुर्भावनापूर्ण अफवाहों का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस अपने अपराध बोध और लाचारी में डूबी हुई थी। वो बाप बेटे के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश चीजों को और खराब कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि 10 साल की खाई को कैसे पाटा जाए, राजेश को कैसे मनाया जाए और अपने छोटे बेटे के करीब कैसे आया जाए। सीधे संपर्क न कर पाने पर प्रिया ने दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया। वो जानती थी कि राजेश बहुत स्वाभिमानी है, वो कभी भी सीधे उससे पैसे नहीं लेगा। इसलिए वो गांव के सरपंच के पास गई, जो एक सज्जन और सम्मानित व्यक्ति थे। उसने उन्हें एक बड़ी रकम दी, ये झूठ बोलते हुए कि ये उसकी कंपनी के एक चैरिटी फंड से है, जो गांव के जरूरतमंद परिवारों की मदद करना चाहता है, और उनसे राजेश के मामले में चुपचाप मदद करने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद सरपंच राजेश के घर पहुंचे। राजेश बेटा, आजकल जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत मुश्किल तो नहीं? सब ठीक है चाचा जी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, राजेश ने विनम्रता से जवाब दिया। उसके हाथ अभी भी कुछ बांस की टोकरियां बुनने में व्यस्त थे, ताकि कुछ अतिरिक्त आय हो सके। बात यह है, हमारे गांव में एक चैरिटी फंड से उन मेधावी बच्चों के लिए सहायता राशि आई है जिनके परिवार गरीब हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा आरव इसके लिए बहुत योग्य है। वे उसकी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और घर की मरम्मत के लिए भी कुछ पैसे देंगे। राजेश के हाथ रुक गए। उसने सरपंच की ओर संदेह से देखा। अचानक इतनी अच्छी बात कैसे हो गई चाचा जी? अरे, लोगों का दिल बड़ा है, तुम ज्यादा मत सोचो। इसे ले लो ताकि बच्चे को थोड़ी राहत मिले। लेकिन राजेश इतना भोला नहीं था। वो यहां इतने सालों से रह रहा था, उसने कभी इतने उदार चैरिटी फंड के बारे में नहीं सुना था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक प्रिया की उपस्थिति और महंगे उपहार याद आ गए। चाचा जी, मुझे सच सच बताइए, क्या इस मामले का मेरी पूर्व पत्नी से कोई लेना देना है? सरपंच थोड़ा चौंक गए और हकलाने लगे। नहीं नहीं, ये तो गांव का आम मामला है। उनके चेहरे के भाव देखकर राजेश सब कुछ समझ गया। उसके स्वाभिमान को ठेस लगी। वो उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं आपकी और उस व्यक्ति की दया के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं अपने बेटे की देखभाल खुद कर सकता हूं। कृपया ये पैसा वापस ले जाइए और उनसे कहिए कि हम गरीब हैं, लेकिन भिखारी नहीं। सरपंच ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने उन्हें विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ विदा किया। प्रिया दूर से देख रही थी। जब उसने सरपंच को निराश चेहरे के साथ जाते देखा तो वो समझ गई कि उसकी योजना विफल हो गई है। वो पास आई, उम्मीद थी कि वो उससे बात कर सकेगी। राजेश मुड़ा। उसे देखकर उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। फिर से तुम सोचती हो कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है? तुम सोचती हो कि तुम मेरे स्वाभिमान को पैसे से खरीद सकती हो? मेरा वो मतलब नहीं था, प्रिया ने जल्दी से समझाया। मैं बस तुम्हारी और बेटे की मदद करना चाहती थी। मदद? वो हंसा।
10 साल पहले, जब बेटा बुखार में था और दवा के लिए पैसे नहीं थे, जब घर में खाने के लिए चावल का एक दाना नहीं था, तब तुम कहाँ थी? अब तुम वापस आकर पैसे फेंक रही हो और इसे मदद कह रही हो। प्रिया, तुम कुछ नहीं समझती। हम बाप बेटे को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं। वो लगभग गिड़गिड़ाने लगी। जो मुझे चाहिए था उसे तुमने 10 साल पहले ही फेंक दिया था। अब तुम उसे वापस नहीं पा सकती। उसके हर शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। वे दोनों गांव की सड़क के बीच में खड़े थे, एक शानदार सूट में, दूसरा मैले कुचैले काम के कपड़ों में। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनके बीच एक पूरी अलग दुनिया थी। उसकी दुनिया अरबों के आंकड़ों, अनुबंधों, उच्च स्तरीय बैठकों की थी। उसकी दुनिया हर दिन के भोजन की, बेटे के बीमार होने पर जागकर बिताई रातों की, एक गरीब आदमी के स्वाभिमान की थी। ये दो दुनियाएं टकराईं, जिससे चोट, अहंकार और एक अनकहे दर्द की चिंगारियां निकली। प्रिया को एहसास हुआ कि वो जो पुल उन दोनों के बीच की गहरी खाई को पाटने के लिए बनाना चाहती थी, वो पैसे से नहीं बन सकता। लेकिन पैसे के अलावा उसके पास उन्हें वापस पाने के लिए और क्या का। प्रिया की वापसी और उसकी असफल कोशिशों ने न केवल राजेश के जीवन में उथल पुथल मचाई, बल्कि एक और व्यक्ति के कानों तक भी पहुंची, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम एक सफल व्यवसायी, प्रिया का बिजनेस पार्टनर, और वो व्यक्ति था जो पिछले 5 सालों से लगातार उसका पीछा कर रहा था। वो शिष्ट और आकर्षक था, कई लोगों की नजरों में एक आदर्श व्यक्ति। वो प्रिया के अतीत के बारे में जानता था कि उसका एक बच्चा गांव में है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो उसके वर्तमान व्यक्तित्व और साहस से प्यार करता था। जब उसने सुना कि प्रिया अचानक गांव चली गई है और कुछ महत्वपूर्ण बैठकें रद्द कर दी हैं, तो विक्रम को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने लोगों से पता लगवाया और जल्दी ही राजेश की स्थिति के बारे में जान गया। गुस्सा होने के बजाय विक्रम मुस्कुराया। उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। एक सुबह एक और शानदार कार, जो प्रिया की कार से कम नहीं थी, राजेश की झोपड़ी के सामने रुकी। विक्रम नीचे उतरा। उसका ब्रांडेड सूट आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक था। राजेश बांस की बाड़ की मरम्मत कर रहा था जब उसने एक अजनबी को देखा। उसने काम रोक दिया। उसकी आंखों में सतर्कता थी। माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? विक्रम दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसे अनगिनत सौदे करने में मदद की थी। नमस्ते, मैं विक्रम मल्होत्रा हूं। मैं प्रिया जी का दोस्त हूं। प्रिया का नाम सुनते ही राजेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और छाती पर हाथ बांध लिए। फिर से उसकी दोस्त? मुझसे क्या काम है? मैं यहां किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूं, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। मैं आपकी स्थिति जानता हूं। मैं वास्तव में आप जैसे पिता का सम्मान करता हूं। प्रिया ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। एक सहज झूठ। उसने जानबूझकर एक झूठी आत्मीयता बनाने की कोशिश की। मेरे पास एक प्रस्ताव है। विक्रम सीधे मुद्दे पर आया। मेरी कंपनी कस्बे में एक लकड़ी के हस्तशिल्प का कारखाना खोल रही है। मैंने देखा है कि आपके पास कौशल है और आप मेहनती हैं। मैं आपको कारखाने के प्रबंधक के रूप में एक अच्छी तनख्वाह और आप दोनों बाप बेटे के लिए एक अच्छे घर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। राजेश ने उस आदमी को घूर कर देखा। प्रस्ताव इतना अच्छा था कि विश्वास करना मुश्किल था। वो इतना भोला नहीं था कि ये सोचे कि ये अवसर आसमान से गिरा है। मैं ही क्यों? विक्रम हंसा। क्योंकि आप इसके लायक हैं और क्योंकि मैं प्रिया को उसके अपराध बोध से मुक्त करने में मदद करना चाहता हूं। वो ये जानकर शांति से नहीं जी पाएगी कि आप और आपका बेटा पीड़ित हैं। अगर आपकी जिंदगी बेहतर होगी तो वो भी शांति से एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। आखिरी वाक्य ने विक्रम के इरादे को उजागर कर दिया। वो सिर्फ मदद नहीं करना चाहता था, वो राजेश को प्रिया की जिंदगी से बाहर करने के लिए खरीद रहा था। वो उसे एक बेहतर जीवन देना चाहता था, ताकि राजेश स्वेच्छा से बचे हुए सभी संबंधों को तोड़ दे। वो राजेश को ये साबित करना चाहता था कि वही प्रिया को खुशी दे सकता है और राजेश अतीत का सिर्फ एक बोझ है। राजेश थोड़ी देर चुप रहा। उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को देखा, अपने बढ़ते बेटे के बारे में सोचा, उसके धुंधले भविष्य के बारे में सोचा। विक्रम का प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। ये बाप बेटे की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन फिर उसने सिर उठाया और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उसकी थकी हुई आंखों में एक अटूट दृढ़ता थी। आपके अच्छे इरादे के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं मना करता हूं। विक्रम स्तब्ध रह गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि राजेश जैसा गरीब आदमी जीवन बदलने वाले ऐसे अवसर को ठुकरा सकता है। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा एक बेहतर जीवन जिए? चाहता हूं, राजेश ने साफ साफ कहा, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए वो खुद अपनी मेहनत से लाऊंगा, आप लोगों की दया से नहीं। ये कहकर वो मुड़ा, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपना काम जारी रखा, विक्रम की ओर एक बार भी देखे बिना। विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान गायब हो गई थी। उसने इस आदमी को कम आंका था। उसकी उपस्थिति ने न केवल समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि अनजाने में आग में घी डाल दिया, जिससे दो दुनियाओं के बीच का टकराव और भी गहरा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक गरीब आदमी नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी और एक मूक लेकिन तीव्र प्रेम करने वाला व्यक्ति है। पैसे से भरपाई करने में असफल और विक्रम द्वारा मात खाकर। प्रिया निराश महसूस कर रही थी। उसने उस एकमात्र व्यक्ति से संपर्क किया जिस पर वो इस समय भरोसा कर सकती थी, वकील गुप्ता, एक पुराना दोस्त और उसकी कंपनी का कानूनी सलाहकार। वे कस्बे के एक शांत कैफे में मिले। वकील गुप्ता, एक शांत स्वभाव के अधेड़ उम्र के व्यक्ति, ने सहानुभूति के साथ प्रिया की पूरी कहानी सुनी। तुम्हारा मामला वाकई बहुत जटिल है, उन्होंने सुनने के बाद आ भरी। गुप्ता जी, अब मैं क्या करूं? प्रिया ने हताश आवाज में पूछा। मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती हूं। उसे एक बेहतर जीवन देना चाहती हूं, लेकिन राजेश मुझे कोई मौका नहीं दे रहा है। उसने एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। वकील गुप्ता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, प्रिया, तुमने भावनाओं और पैसे का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। शायद हमें एक अलग विकल्प के बारे में सोचना होगा, एक ऐसा विकल्प जो कोई नहीं चाहता। लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता है। आपका क्या मतलब है? कानून, वकील गुप्ता ने गंभीर आवाज में कहा। तुम बच्चे की कस्टडी के लिए केस कर सकती हो। प्रिया स्तब्ध रह गई। बच्चे की कस्टडी? लेकिन मैं 10 साल से दूर थी। ये एक नुकसान है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ बहुत बड़े फायदे भी हैं। गुप्ता जी ने विश्लेषण करना शुरू किया। पहला, आर्थिक रूप से तुम पूरी तरह से बेहतर हो। तुम ये साबित कर सकती हो कि तुम बच्चे को भौतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा माहौल देने में सक्षम हो। अदालत इस कारक पर बहुत ध्यान देगी। उन्होंने कॉफी का एक घूंट लिया और आगे कहा। दूसरा, राजेश और बच्चे की वर्तमान रहने की स्थिति बहुत खराब है। एक असुरक्षित झोपड़ी, अभावग्रस्त जीवन। ये अदालत में उसके लिए घातक कमजोरी है। हम ये तर्क दे सकते हैं कि बच्चे को उस माहौल में रखना उसके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसका दिल उलझन में था। अदालत में एक दूसरे का सामना करना, इसका मतलब था कि वो और राजेश आधिकारिक तौर पर प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए शब्दों और सबूतों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूं, वो झिझकी, आरव मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सोचे कि मैं एक तानाशाही मां हूं, जो उसे उसके पिता से छीनने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। ये कानूनी और भावनात्मक दोनों तरह से एक कठिन लड़ाई है, वकील गुप्ता ने स्वीकार किया। लेकिन तुम्हें खुद से पूछना होगा कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या ये बच्चे के भविष्य के लिए है? अगर जवाब हाँ है, तो कभी कभी हमें दर्दनाक काम करने पड़ते हैं। तुम उसे छीन नहीं रही हो, तुम उसे एक बेहतर भविष्य दे रही हो। वकील गुप्ता के शब्द एक शक्तिशाली दवा की तरह थे, जिसने उसे दर्द भी दिया और एक उम्मीद की किरण भी। शायद यही एकमात्र रास्ता था। अगर राजेश उसे भरपाई करने का मौका नहीं दे रहा था, तो उसे एक मां की जिम्मेदारी निभाने के लिए कानून का रास्ता अपनाना होगा। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, प्रिया ने रूखी आवाज में कहा। कैफे से निकलकर वो सीधे गेस्ट हाउस नहीं गई, बल्कि गांव की सड़कों पर गाड़ी चलाती रही। उसने आरव के बारे में सोचा, उसकी साफ आंखों के बारे में। उसने राजेश के बारे में सोचा, उसकी दृढ़ता और स्वाभिमान के बारे में। कस्टडी की लड़ाई उसे अपने बेटे के पास रहने, उसकी देखभाल करने का मौका दे सकती थी, लेकिन ये उसके और राजेश के बीच बचे हुए थोड़े से रिश्ते को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ये आरव के दिल में एक गहरा घाव छोड़ जाएगी। एक 10 साल के बच्चे को अपने माता पिता के बीच चयन करने के लिए मजबूर करेगी। ये एक जुआ था। अगर वो जीत गई तो उसे बेटा मिल जाएगा, लेकिन शायद वो हमेशा के लिए उसका प्यार और सम्मान खो देगी। अगर वो हार गई तो वो सब कुछ खो देगी। आसमान भूरा हो गया था। काले बादल छाने लगे थे,
जो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। उसका दिल भी आसमान की तरह भारी था। ये फैसला शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। आधी रात को तूफान आया, मूसलाधार बारिश हुई, हवा के झोंकों ने पेड़ों को हिला दिया और बिजली की चमक ने रात के आसमान को चीर दिया। प्रिया गेस्ट हाउस में थी, सो नहीं पा रही थी। हर बार जब बिजली चमकती, वो राजेश और बेटे की जर्जर झोपड़ी के बारे में सोचती। क्या वो इस तूफान को झेल पाएगी? एक माँ की अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ ठीक नहीं है। वो चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने जल्दी से रेनकोट पहना, छाता लिया और बाहर भागी। नदी किनारे के गांव की ओर गाड़ी चलाने लगी। कच्ची सड़क अब कीचड़ की नदी बन गई थी। पहिए घूम रहे थे, लेकिन कार बमुश्किल आगे बढ़ रही थी। राजेश के घर के पास पहुंचकर वो आगे नहीं जा सकी। उसने कार वहीं छोड़ दी। टॉर्च लेकर सफेद बारिश में पैदल चलने लगी। गली के मुहाने पर पहुंचते ही उसने बारिश और हवा के शोर में आरव के चीखने की आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया। वो तेजी से भागी। सामने का दृश्य देखकर वो घबरा गई। एक बड़ी पेड़ की डाली हवा से टूटकर झोपड़ी की आधी टीन की छत पर गिर गई थी। बारिश का पानी अंदर बह रहा था। राजेश अपनी दुबली पतली पीठ से अपने बेटे को ढके हुए था। वो पूरी तरह भीग चुका था। आरव अपने पिता की गोद में था। उसका शरीर तप रहा था और वो डर और बुखार से रो रहा था। आरव, राजेश, प्रिया चिल्लाई। राजेश ने सिर उठाया। उसे देखकर वो हैरान भी हुआ और खुश भी। इस समय अहंकार और गुस्सा कोई मायने नहीं रखता था। प्रिया, जल्दी मेरी मदद करो। बच्चे को बहुत तेज बुखार है। प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के छाता और टॉर्च फेंककर आरव को संभालने के लिए दौड़ी। 10 साल बाद पहली बार उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया था। बच्चे का तपता हुआ शरीर उसके दिल को जला रहा था। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन सड़क टूट गई है, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती, राजेश ने निराशा में कहा। मेरी कार बाहर है, हमें बच्चे को वहां ले जाना होगा, बिना कुछ और कहे। राजेश ने अपनी आखिरी सूखी शर्ट उतारी और आरव को उसमें लपेट दिया। प्रिया ने अपने कोट से बच्चे को और ढंका। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर बच्चे को बीच में बचाते हुए बारिश और हवा से जूझते हुए कार तक पहुंचे। छोटी सी दूरी सदियों जैसी लग रही थी। कीचड़ पैर खींच रहा था, हवा उन्हें गिराना चाहती थी, लेकिन दोनों ने हाथ नहीं छोड़ा। इस मुसीबत में वे सारी दूरियां, सारे दर्द भूल गए थे। केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे को बचाना। अंत में वे कार तक पहुंच गए। प्रिया ने जल्दी से आरव को पिछली सीट पर लिटाया। हीटर चालू किया। राजेश भी अंदर बैठ गया। ठंड और चिंता से कांप रहा था। चलाओ, जल्दी करो, उसने आग्रह किया। प्रिया ने एक्सीलेटर दबाया। कार ने मुश्किल से कीचड़ भरी सड़क पर यू टर्न लिया। उसने पूरा ध्यान सड़क पर लगाया। पीछे राजेश लगातार अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। उसके शरीर को गर्म करने के लिए अपने हाथों से मल रहा था। आरव, डरो मत, पापा मम्मी यहां हैं। घबराहट में राजेश ने अनजाने में पापा मम्मी कह दिया। प्रिया ने सुना। उसका हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। कितने समय से उसने ये पवित्र शब्द नहीं सुने थे। कार बारिश की रात में दौड़ रही थी। एक टूटे हुए परिवार को ले जा रही थी, जो एक बच्चे की जान के लिए अस्थायी रूप से जुड़ गया था। उस रात जिला अस्पताल में जब आरव का इलाज हो गया और उसका बुखार धीरे धीरे कम हो गया, प्रिया और राजेश एक दूसरे के बगल में वेटिंग बेंच पर बैठे थे। दोनों भीगे हुए और थके हुए थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा। खामोशी छाई हुई थी। लेकिन उस खामोशी में उनके बीच की बर्फीली दीवार पिघलने लगी थी। आज रात के तूफान ने न केवल एक छत को तोड़ा था, बल्कि दो लोगों के दिलों में बसे अहंकार और जिद को भी तोड़ दिया था, जो कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आरव को निगरानी के लिए कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। बारिश में भीगने के कारण हुआ तेज बुखार निमोनिया में बदल गया था। सौभाग्य से उसे समय पर लाया गया था, इसीलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। अस्पताल के उन दिनों में प्रिया और राजेश ने बारी बारी से बच्चे की देखभाल की। वे अभी भी कम बात करते थे। मुख्य रूप से आरव के स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी बातें ही करते थे, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति और एक ही चिंता ने उन्हें अनजाने में एक दूसरे के करीब ला दिया था। प्रिया ने अस्पताल के सारे बिल चुकाए, बाप बेटे के लिए पौष्टिक भोजन खरीदा। इस बार राजेश ने मना नहीं किया। उसका स्वाभिमान अभी भी था, लेकिन वो जानता था कि ये जिद करने का समय नहीं है। उसके बेटे का स्वास्थ्य सबसे ऊपर था। राजेश और आरव के अस्पताल में भर्ती होने की खबर जल्दी ही शांति देवी तक पहुंच गई। वो जल्दी से बस पकड़कर गांव से आईं। साथ में कुछ उबले हुए शकरकंद और जड़ी बूटियों का पानी लाईं।
प्रिया को आरव के लिए सेब छीलते देख वो स्तब्ध रह गईं। तुम यहां क्यों हो? उनकी आवाज में अभी भी थोड़ी जांच पड़ताल थी। मां जी। प्रिया उठी और विनम्रता से सिर झुकाकर नमस्ते किया। 10 साल हो गए थे उसने ये शब्द नहीं कहा था। राजेश ने अपनी मां को देखकर बीच बचाव किया। मां, पिछली रात इसने आरव को अस्पताल लाने में मदद की। हमारा घर तूफान में गिर गया है। शांति देवी ने अपने बेटे को देखा, फिर बिस्तर पर लेटे अपने पोते को जिसका चेहरा पीला था। फिर उन्होंने प्रिया को देखा। उन्होंने देखा कि वो दुबली हो गई है, उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। लेकिन आरव को देखने वाली उसकी आंखों में प्यार और चिंता छिपी नहीं थी। एक पल के लिए बूढ़ी मां के दिल में बसी कड़वाहट कम हो गई। उस शाम राजेश दलिया खरीदने गया। कमरे में केवल प्रिया और शांति देवी बची थीं। आरव सो चुका था। शांति देवी बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, चुपचाप प्रिया को अपने पोते पर कंबल ठीक करते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने रूखी आवाज में कहा, मैं माफी मांगती हूं। प्रिया हैरान होकर मुड़ी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शांति देवी ने उसे नहीं देखा। उनकी आंखें अभी भी अपने पोते पर टिकी थीं। उन्होंने आगे कहा, जैसे कि ये कबूलनामा कर रही हूं। 10 साल पहले मैंने गलती की थी। मैंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर किया था। मैं स्वार्थी थी। मैंने केवल अपने बेटे के बारे में सोचा। डर था कि वो पीड़ित होगा। डर था कि लोग उसे एक अयोग्य पत्नी के लिए ताना मारेंगे। उनके झुर्रीदार चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था कि तुम्हारे जाने के बाद राजेश दूसरी शादी कर लेगा किसी अमीर लड़की से और जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। पिछले 10 सालों में उसने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अकेले ही बच्चे को पाला, अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। वो तुमसे नफरत करता है, लेकिन उसके दिल में तुम कभी नहीं भूली। कुछ रातें मैंने उसे बरामदे में अकेले बैठकर तुम्हारा नाम लेते और आहें भरते सुना है। प्रिया स्तब्ध रह गई। शांति देवी के शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगे, तो वो उसे कभी नहीं भूला था। ये मेरा ही कर्म है। शांति देवी सिसकने लगी। मैंने तुम पति पत्नी को अलग कर दिया। मेरे पोते को 10 साल तक अपनी मां का चेहरा नहीं देखने दिया। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, कमजोर हो गई हूं। ये सब देखकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। शांति देवी के शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगे, तो वो उसे कभी नहीं भूला था। ये मेरा ही कर्म है। शांति देवी सिसकने लगी। मैंने तुम पति पत्नी को अलग कर दिया। मेरे पोते को 10 साल तक अपनी मां का चेहरा नहीं देखने दिया। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, कमजोर हो गई हूं। ये सब देखकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। प्रिया, अगर हो सके तो इस बूढ़ी मां को माफ कर दो। ये कहकर उन्होंने कांपते हुए प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उनके पतले हाथ ठंडे थे। प्रिया अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसके दिल में इतने सालों से बसी नफरत अचानक गायब हो गई। उसके सामने वो कठोर सास नहीं थी, बल्कि एक दयनीय बूढ़ी मां थी जो अपने अतीत की गलतियों के लिए पीड़ित थी। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया, सिर हिलाया। मां जी, ऐसा मत कहिए, मेरी भी गलती थी। गलती मेरी थी कि मैं रुकने के लिए काफी मजबूत नहीं थी। मैंने जाने का रास्ता चुना। हम सब गलत थे। 2 महिलाएं, 2 पीढ़ियां जो कभी एक दूसरे के दुख का कारण थीं, अब एक आदमी और एक बच्चे के लिए एक साथ आंसू बहा रही थीं। शांति देवी का देश से आया कबूलनामा अतीत को तो नहीं बदल सकता था, लेकिन इसने भविष्य में माफी और सुलह के लिए एक दरवाजा खोल दिया था। इसने प्रिया को यह समझने में मदद की कि हर त्रासदी की जड़ केवल गरीबी में नहीं, बल्कि लोगों के पूर्वाग्रहों और स्वार्थ में भी है। जबकि प्रिया और उसके पूर्व पति के वैवाहिक बीच संबंध सुधरने के पहले संकेत दिख रहे थे, एक और दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, एक बड़ा तूफान आकार ले रहा था। अरबपति महिला के गांव आकर बच्चा छीनने की कहानी, जो केवल छोटे से गांव में फैली थी, किसी तरह बाहर निकल गई थी। गांव के किसी व्यक्ति ने, शायद कमला चाची के किसी दूर के रिश्तेदार ने, चुपके से कुछ तस्वीरें खींच ली थीं। प्रिया की कार से उतरते हुए तस्वीर, आरव से सड़क के किनारे बात करते हुए तस्वीर, राजेश की टूटी फूटी झोपड़ी की तस्वीर। इस व्यक्ति ने एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ एक पोस्ट लिखी, कड़वा सच, सफल बिजनेसवुमन ने पति और बच्चे को 10 साल गरीबी में छोड़ा, अब पैसे के बल पर बच्चा छीनने लौटी। पोस्ट ने कहानी को पूरी तरह से एक तरफा तरीके से बताया। प्रिया को एक गैर जिम्मेदार मां के रूप में चित्रित किया, जो प्रसिद्धि की भूखी थी, जिसने अपने बच्चे को नवजात अवस्था में छोड़ दिया।
अब सफल होने पर वो अपने पूर्व पति को प्रताड़ित करने और उस बच्चे को छीनने के लिए पैसे की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए वापस आई थी, जिसे उसने एक दिन भी नहीं पाला था। पोस्ट ने भीड़ की मानसिकता को छुआ, कमजोरों के प्रति सहानुभूति और अमीरों के प्रति गुस्सा, जिन्हें असंवेदनशील माना जाता था, ये जंगल की आग की तरह फैल गया। केवल एक दिन में प्रिया शर्मा का नाम, जो केवल आर्थिक समाचार पृष्ठों पर दिखाई देता था, अचानक सोशल मीडिया पर एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया। हजारों लाखों निंदात्मक अपमानजनक टिप्पणियां उसकी ओर आने लगी। ये कैसी मां है? शेरनी भी अपने बच्चे को नहीं खाती और इसने अपने बच्चे को अकेले पालने के लिए पति के पास छोड़ दिया। मां कहलाने के लायक नहीं। चेहरे से तो अमीर लगती है, लेकिन चरित्र फटा हुआ है। इतना पैसा किस काम का जब इंसानियत ही नहीं है। पति के लिए बहुत दुख हो रहा है। उम्मीद है कानून उसका साथ देगा। पैसे को न्याय पर हावी न होने दें। इस औरत की कंपनी का बहिष्कार करो। जिस व्यक्ति में पारिवारिक नैतिकता नहीं है, उसमें व्यावसायिक नैतिकता कैसे हो सकती है? इस घोटाले ने तुरंत प्रिया की व्यक्तिगत छवि और कंपनी को गंभीर रूप से प्रभावित किया। स्टॉक की कीमतें गिरने लगीं। बिजनेस पार्टनर्स लगातार फोन करके सवाल कर रहे थे। विक्रम ने उसे सबसे पहले खबर दी। प्रिया, क्या तुमने खबरें देखीं? तुम्हें तुरंत एक स्पष्टीकरण देना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बनाई हुई हर चीज दह जाएगी। उसकी आवाज में चिंता थी। प्रिया ने अपना फोन खोला। वो अपने खिलाफ लिखी गई कड़वी बातों को पढ़कर स्तब्ध रह गई। वे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन दबावों, उन दर्दों के बारे में नहीं जानते थे जिनसे वो गुजरी थी। उन्होंने बस परिणाम देखा। वो अमीर, वो गरीब, और खुद को न्याय करने का अधिकार दे दिया। वो अस्पताल के कमरे में बैठी, सोते हुए आरव को देखा। थके हुए राजेश को देखा, जो कुर्सी पर सो गया था। क्या उसे बोलना चाहिए? वो आसानी से एक पेशेवर मीडिया टीम को काम पर रखकर जनमत को बदल सकती थी। वो अपनी कहानी बता सकती थी, एक बहू के दुख के बारे में, सास के दबाव के बारे में, एक पत्नी की लाचारी के बारे में। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसे राजेश के पूरे परिवार को इसमें घसीटना पड़ता। शांति देवी, एक बूढ़ी माँ जिन्होंने अभी अभी माफ़ी मांगी थी, फिर से ऑनलाइन आलोचना का शिकार हो जाएंगी। राजेश, एक आदमी जो सिर्फ शांति से जीना चाहता था, उसकी निजी जिंदगी की छानबीन की जाएगी। और आरव, एक निर्दोष बच्चा, इंटरनेट पर अपने परिवार के बारे में भयानक बातें पढ़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, उसने विक्रम को जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी चुप्पी का मतलब होगा कि तुम स्वीकार कर रही हो। मुझे परवाह नहीं है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं। मुझे केवल यहाँ के लोगों की परवाह है। मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्हें एक बार और चोट नहीं पहुंचा सकती। प्रिया ने फोन कर दिया। उसका दिल भारी था। उसने चुप रहने का रास्ता चुना था, जनता से हर तरह की निंदा सहने का। उसे एहसास हुआ कि पिछले 10 सालों में उसने राजेश और आरव को जो दर्द दिया था, उसकी तुलना में ये ऑनलाइन आलोचनाएं कुछ भी नहीं थी। ये शायद उसकी गलतियों की कीमत थी जो उसे चुकानी थी। उसे बस ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी चुप्पी जनमत के तूफान को और भी भयंकर बना देगी, और ये उसे और भी मुश्किल स्थिति में धकेल रही थी। मीडिया का तूफान न केवल प्रिया को प्रभावित कर रहा था, बल्कि अतीत के लोगों को भी झकझोर रहा था। मीरा, वो महिला जिसने कभी प्रिया की शादी को टूटने की कगार पर पहुंचाया था, अब दूसरे शहर में एक अमीर आदमी की पत्नी थी। उसकी जिंदगी शानदार, अमीर, लेकिन खुश नहीं थी। जब उसने प्रिया के बारे में लेख पढ़ा और राजेश की दुबली पतली थकी हुई तस्वीरें देखीं, तो एक लंबे समय से दबा हुआ अपराध बोध मीरा के दिल में जाग उठा। उसे पुरानी बातें याद आईं, प्रिया की हताश आंखें और राजेश की चुप्पी। पिछले 10 सालों से वो खुद को ये विश्वास दिलाती रही थी कि प्रिया का जाना इसलिए था क्योंकि वो गरीबी नहीं सह सकती थी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जब वो सच्चाई का सामना कर रही थी तो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। कई दिनों के आंतरिक संघर्ष के बाद मीरा ने वो करने का फैसला किया जो उसने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी, सच बोलना। उसने प्रिया या राजेश से संपर्क नहीं किया, बल्कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार से संपर्क किया जो इस मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए था। मुलाकात गुप्त रूप से हुई। मीरा ब्रांडेड ड्रेस में थी, लेकिन उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। मैं मीरा सिंह हूं। मैं उस कहानी में तीसरी व्यक्ति हूं जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं। वो सीधे मुद्दे पर आई। पत्रकार स्तब्ध रह गया। मीरा ने 10 साल पहले की पूरी कहानी सुनाई, कुछ भी नहीं छिपाया। हाँ, मैं कभी राजेश से प्यार करती थी। मैं प्रिया से जलती थी। मैंने उसकी माँ का दिल जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया।
मैंने उसके बारे में बुरी बातें कहीं। जिस दिन प्रिया बच्चे को लेकर पैसे उधार लेने गई, मैंने जानबूझकर उसे कई लोगों के सामने पैसे दिए ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके, ताकि राजेश सोचे कि वो घर नहीं संभाल सकती। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मामले का चरम केवल इतना ही नहीं था। एक राज है जो केवल मैं और शांति देवी जानती हैं। प्रिया के जाने से एक रात पहले मैं उससे मिली थी। मैंने झूठ बोला था। मैंने कहा कि मेरे और राजेश के बीच संबंध है। कि राजेश ने मुझसे कहा कि उसने उससे केवल दया के कारण शादी की थी और अब वो बहुत थक गया है। मैंने ये भी मनगढ़ंत कहानी बनाई कि उसने मुझसे शादी करने के लिए उसे तलाक देने का वादा किया है। पत्रकार लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। ये सब झूठ था। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बस उन्हें अलग करना चाहती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, बहुत स्वार्थी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ का इतना भयानक परिणाम होगा। प्रिया ने विश्वास कर लिया। वो बहुत स्वाभिमानी थी, सास के ताने सुनती थी। और ये सोचकर कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, वो पूरी तरह से टूट गई और जाने का फैसला किया। अब तुम ये क्यों बता रही हो? पत्रकार ने पूछा। क्योंकि मैं इस अपराध बोध के साथ और नहीं जी सकती। पिछले 10 सालों में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हर रात मुझे बुरे सपने आते हैं। मैं अब राजेश की हालत देखती हूँ। मुझे पता है कि उसने बहुत दुख झेला है। प्रिया उतनी बुरी माँ नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं। वो इसीलिए गई क्योंकि उसे एक कोने में धकेल दिया गया था। गलती मेरी और उसकी सास की थी। मीरा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तुरंत बाद में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था 10 साल बाद सामने आया सच, अरबपति पर लगा झूठा आरोप। एक क्रूर झूठ की वजह से टूटी थी शादी। लेख एक बम की तरह था जिसने पूरे जनमत को पलट दिया। ऑनलाइन समुदाय गुस्से से आश्चर्य, फिर सहानुभूति और पश्चाताप में बदल गया। जिन लोगों ने कभी प्रिया के लिए कड़वे शब्द कहे थे, उन्होंने जल्दी से अपनी टिप्पणियां हटा दी और उनकी जगह माफी के शब्द लिखे। प्रिया ने लेख पढ़ा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके टूटने और जाने का आखिरी कारण इस तरह का एक जिनसी भावे तैयार किया गया झूठ था। राजेश ने भी पढ़ा। वो स्तब्ध था। उसे वो रात याद आई। प्रिया ने उसे नफरत और निराशा से भरी आंखों से देखा था। वो चिल्लाई थी, तुम झूठे हो। वो समझ नहीं पाया था कि वो क्या कह रही है। उसने बस सोचा था कि वो अपनी माँ की बातों से नाराज है। अब वो समझ गया था। 10 सालों से छाई हुई गलतफहमी का कोहरा आखिरकार छट गया था। लेकिन ये देर से आई सच्चाई ने दोनों के दिलों में दर्द और अफसोस को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को 10 साल के लिए खो दिया था, सिर्फ एक झूठ और चुप्पी के कारण। सच्चाई सामने आने के बाद राजेश एक भयानक खामोशी में डूब गया। वो गुस्सा नहीं था, उसने दोष नहीं दिया, बस चुप हो गया। उसने अस्पताल से आरव को जल्दी छुट्टी दिलवाई और उसे गांव में एक रिश्तेदार के घर ले गया। प्रिया कई बार उससे मिलने आई, लेकिन वो हमेशा बचता रहा। उसे सच्चाई का सामना करने, अतीत के टूटे हुए टुकड़ों को समेटने के लिए समय चाहिए था। उसे प्रिया के लिए खेद महसूस हुआ। खेद इसलिए कि वो उसके दर्द को पहचानने के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं था। खेद इसलिए कि उसकी लाचार चुप्पी ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे दूर धकेल दिया था। वो मीरा से नफरत करता था, अपनी मां से नफरत करता था, लेकिन सबसे बढ़कर वो खुद को दोषी ठहराता था। एक शाम जब आरव सो गया था, वो नदी के किनारे अकेला बैठा था, जहां वे कभी मिला करते थे। नदी की हवा ठंडी थी। प्रिया ने उसे वहां पाया। इस बार वो भागा नहीं। वो चुपचाप उसके बगल में बैठ गई, थोड़ी दूरी बनाए रखी। मुझे माफ कर दो, वो पहली थी जिसने बोला। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे तुमसे साफ साफ पूछना चाहिए था। राजेश ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी दूर अंधेरे नदी पर टिकी थीं। ये मेरी गलती थी। मैं बहुत कमजोर था। मैं तुम्हें मां के कड़वे शब्दों से नहीं बचा सका। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सका। मैंने तुम्हें बहुत दुख सहने दिया। वो उसकी ओर मुड़ा। 10 साल में पहली बार उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, एक ऐसी नजर से जो अब ठंडी नहीं थी, केवल दुख और अफसोस था। मैं तुमसे नफरत करता था, उसने रूखी आवाज में स्वीकार किया। जब तुम शुरू में गई थी तो मैं तुमसे बहुत नफरत करता था। मैं तुमसे नफरत करता था कि तुमने बेरहमी से बच्चे को छोड़ दिया।
मैं तुमसे नफरत करता था कि तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने खुद से कहा था कि मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से जीना चाहिए ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम गलत थीं। प्रिया चुपचाप सुनती रही, उसके आंसू बह रहे थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उसकी आवाज़ गहन गई। जब भी मैं आरव को हर दिन बड़ा होते देखता, वो जितना बड़ा होता उतना ही तुम्हारी तरह दिखता। मैं तुम्हें भूल नहीं पाता। कई बार जब बेटा पूछता मेरी माँ कहाँ है पापा, तो मुझे नहीं पता होता कि क्या जवाब दूं। मैं बस झूठ बोल सकता था कि माँ दूर काम करने गई है, किसी दिन वो वापस आएगी। मैंने काम करने की कोशिश की, बच्चे को पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए सब कुछ किया। मैंने हर मदद से इनकार कर दिया, उन दूसरी औरतों से इनकार कर दिया जो मेरे पास आना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में वो जगह हमेशा तुम्हारी थी। नफरत से बावजूद, गुस्से के बावजूद मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। उसके आखिरी शब्द प्रिया के ठंडे पड़ चुके दिल में एक गर्म धारा की तरह बह गए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिछले 10 सालों से वो सोचती थी कि वो उसे भूल गया है, एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। उसे नहीं पता था कि वो हमेशा वहीं था, अकेले सब कुछ सह रहा था, उसके लिए अपना प्यार बनाए हुए था। उसने उसे सांत्वना देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन वो मुड़ा भी नहीं। वो बस वहीं बैठा रहा, चुपचाप उसके साथ अपना दर्द साझा करता रहा। उस पिता, उस पति का दिल, जो 10 सालों से कठोरता और अहंकार के खोल के नीचे छिपा था, आखिरकार खुल गया था। वे बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे, एक और शब्द नहीं कहा। केवल हवा और प्रिया के सिसकने की आवाज थी। रात ने 2 छोटे लोगों को अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन उनके दिलों में समझ और उम्मीद की एक किरण चमकने लगी थी। वे जानते थे कि आगे का रास्ता अभी भी कांटों से भरा है, लेकिन कम से कम अब उन्हें अकेले इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। नदी किनारे उस रात के कबूलनामे के बाद प्रिया और राजेश के बीच की बर्फीली दीवार पूरी तरह से ढह गई। वे एक दूसरे से ज्यादा बात करने लगे, हालांकि अभी भी थोड़ी झिझक थी। प्रिया को आरव से अक्सर मिलने की इजाज़त मिल गई। उसने बेटे के लिए नए कपड़े, अच्छी किताबें खरीदी। आरव शुरू में थोड़ा शर्मीला था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कोमल देखभाल ने उसे खोल दिया। हालांकि सबसे बड़ी समस्या अभी भी वहीं थी, उनका भविष्य। झोपड़ी गिर चुकी थी। राजेश और बेटा एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। प्रिया ने आरव को कुछ समय के लिए शहर में अपने साथ रहने का सुझाव दिया। वहाँ बच्चे के लिए पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होंगी। मैं व्यवस्था कर दूंगी ताकि तुम जब चाहो बेटे से मिलने आ सको। उसने सावधानी से शब्दों का चयन करते हुए कहा। ये एक उचित प्रस्ताव था, पूरी तरह से बच्चे के भविष्य के लिए, लेकिन राजेश के लिए ये उसके पहले से ही घायल स्वाभिमान को छू गया। नहीं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। क्यों? प्रिया हैरान थी। क्या तुम नहीं चाहते कि बेटे का भविष्य बेहतर हो? चाहता हूं, लेकिन बेटा मेरे साथ रहेगा। राजेश ने उसे दृढ़ आंखों से देखा। मैंने उसे 10 साल पाला है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम उसकी भरपाई करना चाहती हो, मैं समझता हूं, लेकिन तुम वापस आते ही उसे ले जाना नहीं चाह सकती। मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से कितना? 1 महीना, 1 साल, या फिर तुम उसे हमेशा के लिए वहीं रखने का कोई तरीका ढूंढ लोगी? शक और बेटे को खोने का डर फिर से उसके मन में जाग उठा। प्रिया, तुम उसे भौतिक चीजें दे सकती हो, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जो सबसे कठिन समय में उसके साथ रहा है। तुम मुझसे ये नहीं छीन सकती। बातचीत एक गतिरोध पर पहुंच गई। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे। प्रिया बच्चे के लिए भौतिक और अवसर की दृष्टि से सबसे अच्छा चाहती थी। राजेश भावनात्मक जुड़ाव और एक पिता की अपूर्णीय भूमिका को बनाए रखना चाहता था। ये खींचतान अब अहंकार या गुस्से के बारे में नहीं थी, बल्कि दोनों के अपने बच्चे के लिए असीम प्यार के बारे में थी। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा खुश रहे, लेकिन खुशी की उनकी परिभाषाएं अलग अलग थीं। प्रिया असहाय महसूस कर रही थी। वो एक पूरी इमारत खरीद सकती थी, लेकिन उस आदमी को उसे मां बनने का पूरा मौका देने के लिए मना नहीं सकती थी। उसे एहसास हुआ कि 10 साल की दूरी ने राजेश और आरव के बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत बंधन बना दिया था। एक ऐसा बंधन जिसके बाहर वो मां खड़ी थी। माता पिता को तनाव में देखकर आरव कोने में खड़ा चुपचाप देख रहा था। वो बड़ों की सारी बातें नहीं समझता था, लेकिन वो अपने माता पिता दोनों की आंखों में उदासी महसूस कर सकता था। बिना किसी चीख पुकार के टकराव, केवल भारी खामोशी थी। ये दिखाता था कि भले ही गलतफहमी दूर हो गई हो, लेकिन एक परिवार को फिर से बनाने के लिए
उन्हें अभी भी एक बहुत लंबा और कठिन रास्ता तय करना था। कौन झकेगा? या वे एक बार फिर एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे क्योंकि वे एक आम जमीन नहीं ढूंढ पाए। आरव को शहर ले जाने का विवाद कई दिनों तक चला। प्रिया और राजेश के बीच का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। वे एक दूसरे से बचते थे और इस बदलाव को सबसे ज्यादा महसूस करने वाला आरव था। वो कम बोलने लगा, चुप रहने लगा। स्कूल में वो ध्यान नहीं दे पाता था। कई बार टीचर उसे टोकती थी। राजेश के बार बार पूछने पर वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैं देखता हूं पापा और मम्मी हमेशा दुखी रहते हैं, क्या ये मेरी वजह से है? राजेश ने दर्द से अपने बेटे को गले लगा लिया। नहीं बेटा, ये बड़ों की बात है। लेकिन वो जानता था कि वे इस स्थिति को जारी नहीं रख सकते। उस शाम प्रिया और राजेश दोनों एक साथ बैठकर बात करने लगे। इस बार आरव भी मौजूद था। मुझे लगता है कि हमें आरव से पूछना चाहिए। राजेश ने एक बहुत ही कठिन निर्णय का प्रस्ताव रखा। उसे डर था कि बेटा मां के साथ आरामदायक जीवन चुनेगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि बेटा इस उलझन में रहे। प्रिया भी सहमत हो गई। दुखी होने के बावजूद उसने अपने बेटे के चयन के अधिकार का सम्मान किया। राजेश अपने बेटे की ओर मुड़ा। उसकी आवाज कोमल थी। आरव, पापा तुमसे एक बात पूछे? मम्मी तुम्हें शहर ले जाना चाहती हैं। वहां सुंदर घर है, बहुत सारे खिलौने हैं, स्कूल भी बेहतर है। क्या तुम मम्मी के साथ जाना चाहते हो? आरव ने पहले पापा को देखा, फिर मम्मी को। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उम्मीद से भरे। उसने अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। लड़का थोड़ी देर चुप रहा। पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। केवल पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। हर गुजरता सेकंड राजेश और प्रिया दोनों के लिए भारी था। फिर आरव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, क्या शहर में मजा आता है मम्मी? हाँ बेटा, बहुत मजा आता है, प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। तो क्या वहां पापा भी होंगे? बेटे के सवाल ने राजेश और प्रिया दोनों को स्तब्ध कर दिया। प्रिया छिचकी, पापा? पापा तुमसे अक्सर मिलने आएंगे। आरव ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि पापा सिर्फ मिलने आए। मैं पापा और मम्मी दोनों के साथ रहना चाहता हूं। लड़के ने दोनों बड़ों को देखा। उसकी साफ आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पापा दुखी हैं, मम्मी भी रो रही हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं शहर नहीं जाना चाहता अगर पापा नहीं है। मैं यहां भी नहीं रहना चाहता अगर मम्मी को जाना पड़े। मैं बस चाहता हूं कि पापा और मम्मी दुखी ना हो। मासूम लेकिन गहरे शब्दों ने प्रिया और राजेश के दिलों में हजारों सुइयों की तरह चुभन पैदा की। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि बच्चे को कौन पालेगा, कौन उसे बेहतर जीवन देगा, और वे सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए थे, बच्चा वास्तव में क्या चाहता है। आरव को आलीशान घर, कारें, प्रतिष्ठित स्कूल नहीं चाहिए थे। एकमात्र चीज जिसकी वो लालसा करता था, जो उसे पिछले 10 सालों से नहीं मिली थी, वो था एक पूरा परिवार जिसमें माता पिता दोनों हों। प्रिया अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटा आरव, मुझे माफ कर दो। राजेश भी आगे बढ़ा। उसने दोनों माँ बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। 10 साल बाद पहली बार उनका एक पूरा पारिवारिक आलिंगन था। बड़ों के आंसू बच्चे के आंसुओं में मिल गए। उस पल कोई विकल्प नहीं बचा था। कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। केवल एक सच्चाई सामने आई। वे एक परिवार थे और उनके छोटे बेटे की इच्छा ही उनकी सभी समस्याओं का एकमात्र उत्तर बन गई थी। उस रात की बातचीत के बाद प्रिया और राजेश दोनों समझ गए कि वो अब अलग नहीं हो सकते। प्रिया ने शहर में अपने काम को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया। कस्बे में एक छोटा सा घर किराए पर लिया ताकि आरव की देखभाल के लिए आना जाना आसान हो। उसने अब बेटे को ले जाने की बात नहीं की। इसके बजाय उसने बाप बेटे के जीवन में वास्तव में प्रवेश करने के लिए समय बिताया। राजेश मानसिक बोझ से मुक्त होने के बाद और भी खुला हो गया। उसने फैसला किया कि उसे परिवार की देखभाल के लिए एक स्थिर नौकरी ढूंढनी होगी। वो प्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने कस्बे के पास एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। काम भारी और खतरनाक था, लेकिन दैनिक मजदूरी काफी अच्छी थी। वो घर की मरम्मत या एक नया घर बनाने के लिए खुद कुछ पूंजी जमा करना चाहता था। प्रिया को पता चला, वो बहुत चिंतित हुई। वो काम बहुत मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगे या मुझे? मैं कर सकता हूं, राजेश ने बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं एक आदमी हूं, परिवार का मुखिया। मेरी जिम्मेदारी है। तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम आराम करो और बेटे की देखभाल करो। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर प्रिया ने कुछ और नहीं कहा।
उसने उसके फैसले का सम्मान किया। हर दिन वो उसके लिए दोपहर का भोजन पानी तैयार करती। शाम को वो आरव के साथ उसके लौटने का इंतजार करती। ये छोटे छोटे कार्य एक सामान्य पति पत्नी की तरह उसके दिल को गर्म कर देते थे। लेकिन जीवन शांत नहीं था। एक हल्की बारिश वाली दोपहर को एक आपदा आ गई। प्रिया आरव के साथ खाना लगा रही थी जब उसे एक फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज घबराई हुई थी। क्या आप राजेश कुमार के परिवार से हैं? उनका निर्माण स्थल पर एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया जा रहा है। फोन प्रिया के हाथ से गिरकर फर्श पर टूट गया। उसके कान सुन हो गए। आरव ने अपनी मां का पीला चेहरा देखा और चिंता से पूछा, मम्मी क्या हुआ? तुम्हारे पापा के साथ कुछ हुआ है। वो मुश्किल से बोल पाई। जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बाहर भागी। अस्पताल में तनाव का माहौल था। राजेश को सीधे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। प्रिया और आरव बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। लड़का डरा हुआ था, फूट फूट कर रो रहा था। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया, मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद निर्माण स्थल का प्रबंधक आया। उसका चेहरा अपराध बोध से भरा था। मैं वास्तव में माफी मांगता हूं मैडम, उस समय बारिश हो रही थी। मचान फिसल गया। राजेश भाई ऊपर से गिर गए। प्रिया को लगा जैसे दुनिया घूम रही है। उसे बस सबसे बुरे का डर था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो और बेटा कैसे जिएंगे? छोटी सी खुशी जो अभी अभी शुरू हुई थी, क्या वो इतनी बेरहमी से बुझ जाएगी? सदियों जितनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। राजेश कुमार के परिवार वाले कौन हैं? मैं उनकी पत्नी हूं। प्रिया जल्दी से आगे बढ़ी, बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को पत्नी बताया। मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर चोट आई है। दोनों पैर प्रभावित हुए हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सामान्य रूप से चल पाने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर के हर शब्द प्रिया के सिर पर हथौड़े की तरह लगे। खतरे से बाहर, लेकिन शायद फिर कभी चल नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब था? राजेश, वो आदमी जो हमेशा मजबूत था, हमेशा अपने बेटे का सहारा था, अब शायद अपनी बाकी जिंदगी एक ही जगह बैठकर बिताएगा। ये अप्रत्याशित दुर्घटना उस छोटे से परिवार पर एक घातक प्रहार थी जो अभी अभी फिर से मिला था। ये न केवल शारीरिक दर्द था, बल्कि उनके प्यार, धैर्य और बलिदान के लिए एक भयानक परीक्षा भी थी। राजेश को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो ऑपरेशन के बाद भी बेहोश था। प्रिया ने आरव को शांति देवी के घर भेज दिया। वो अकेले ही बिस्तर के पास बैठी रही, बिस्तर पर बेसुध पड़े उस आदमी को देखकर। जिसके शरीर पर तार और मशीनें लगी थीं, उसका दिल कट रहा था। उसका चेहरा पीला था, होंठ सूखे और फटे हुए थे। ये आदमी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इस आपदा का शिकार हुआ था। उसने उसका खुरदरा कठोर हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर लगा लिया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। राजेश, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। मुझे और बेटे को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे विनती करती हूं। अगले कुछ दिन सबसे भारी थे। राजेश होश में आया, लेकिन उसने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा, बल्कि अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। जब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर पूरी तरह से बेजान हैं, तो वो टूट गया। वो चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। वो बस वहीं पड़ा रहा, अपनी आंखें खोलकर, बेजान नजरों से सफेद छत को घूरता रहा। उसकी चुप्पी किसी भी गुस्से से ज्यादा डरावी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि प्रिया से भी। वो एक ठंडा और खामोश पत्थर बन गया। वो एक नई दीवार बना रहा था, जो उसके स्वाभिमान की दीवार से भी ज्यादा मजबूत थी, ताकि वो खुद को निराशा में कैद कर सके। प्रिया का दिल टूट गया। वो अभी भी धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करती रही, उसे हर चम्मच दलिया खिलाती, उसका शरीर पोंछती, लेकिन वो सहयोग नहीं करता। उसने दलिया का कटोरा फेंक दिया, दीवार की ओर मुंह कर लिया। तुम जाओ, आखिरकार उसने बोला। उसकी आवाज रूखी और अपरिचित थी। जाओ और वापस मत आना। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। जाओ, वो चिल्लाया। मुझे देखो, मैं अब एक अपाहिज हूं, एक बोझ। मैं तुम्हारी और बेटे की देखभाल नहीं कर सकता, समझी तुम? मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी।
मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, राजेश चिल्लाया, उठने की कोशिश की। लेकिन फिर लाचार होकर गिर पड़ा। शारीरिक दर्द और मानसिक लाचारी ने उसे लगभग पागल कर दिया था। प्रिया जानती थी कि इस समय कोई भी सांत्वना बेकार है। एक आदमी का, एक परिवार के मुखिया का स्वाभिमान टूट चुका था। उसे लगता था कि वो बेकार है, उस महिला के लिए एक बोझ है जिससे वो प्यार करता है। वो थोड़ी देर चुपचाप उसे देखती रही। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। राजेश स्तब्ध रह गया। तुम क्या कर रही हो? उठो। प्रिया नहीं उठी। उसने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसकी नजर बहुत दृढ़ थी। राजेश, मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं यहां घुटनों पर हूं, मुझे एक मौका दो। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन साफ थी। तुम्हारी देखभाल करने का मौका, तुम्हारी पत्नी बनने का मौका, तुम्हारे बेटे की मां बनने का मौका, मेरी गलतियों की भरपाई करने का मौका। 10 साल पहले तुम चुपचाप खड़े रहे और मुझे जाने दिया। अब मैं यहां घुटनों पर हूं। तुमसे विनती करती हूं कि मुझे दूर मत भेजो। चाहे तुम कैसे भी हो, चाहे तुम स्वस्थ हो या बीमार, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। कृपया मुझसे उस व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार मत छीनो जिससे मैं प्यार करती हूं। प्रिया के इस कार्य ने राजेश की जिद और निराशा को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक अरबपति, एक महिला जो हमेशा गर्वित रही, अब उसके सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रही थी। दया के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए। राजेश ने उसे देखा। उसकी बेजान आंखों में भावनाएं वापस आने लगीं। उसने कांपते हुए अपना हाथ उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर रखा। उसके खुद के गर्म आंसू भी बहने लगे। वो कुछ नहीं कह सका, बस सिर हिला दिया। एक कमजोर सिर हिलाना, लेकिन इसमें स्वीकृति, समर्पण और एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां वे एक साथ हर तूफान का सामना करेंगे। प्रिया के घुटनों पर बैठने के बाद अस्पताल के कमरे का माहौल अब भारी नहीं रहा। राजेश ने उसे दूर भगाना बंद कर दिया। उसने उसकी देखभाल स्वीकार करना शुरू कर दिया, हालांकि वो अभी भी आत्मग्लानि में था। एक शाम जब कमरे में केवल 2 लोग थे, प्रिया राजेश के पैरों की मालिश कर रही थी। उसके पैरों में अभी भी कोई सनसनी नहीं थी, लेकिन वो धैर्यपूर्वक और सावधानी से कर रही थी। मत करो, राजेश ने धीरे से कहा। यह बेकार है। जब तक सांस है तब तक आस है। डॉक्टर ने कहा कि अगर फिजियोथेरेपी जारी रखी जाए तो अभी भी उम्मीद है। उसने जवाब दिया। उसके हाथ रुके नहीं। राजेश थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। प्रिया, मैं माफी मांगता हूं। प्रिया ने हैरान होकर ऊपर देखा। किस बात के लिए माफी? सब कुछ के लिए। उसने उसे अपराध बोध से भरी आंखों से देखा। 10 साल पहले तुम्हें ना रोक पाने के लिए माफी, तुम्हें परदेश में अकेले संघर्ष करने देने के लिए माफी, तुमसे नफरत करने के लिए माफी, और अब तुम्हारे लिए बोझ बनने के लिए माफी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगती हूं कि मैं बहुत कमजोर थी, कि मैंने तुम्हारे साथ कठिनाइयों का सामना नहीं किया। मैं माफी मांगती हूं कि मैंने बेटे को छोड़ दिया। मैं माफी मांगती हूं कि मैं 10 साल तक चुप रही। अगर उस दिन मैं थोड़ी और मजबूत होती तो शायद हम इस हाल में ना होते। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में पूरी समझ और माफी थी। देर से ही सही माफी के शब्द आखिरकार कह दिए गए थे। एक दूसरे को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अतीत के बोझ से मुक्त करने के लिए। अब हम माफी मांगना बंद कर दें। प्रिया आंसुओं के बीच मुस्कुराई। अतीत बीत चुका है, महत्वपूर्ण वर्तमान और भविष्य है। हम एक साथ फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? राजेश ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से उसका हाथ दबाया। ये किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत सहमति थी। अगले कुछ दिनों में राजेश का मनोबल काफी सुधर गया। उसने इलाज में डॉक्टर के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। फिजियोथेरेपी में मेहनत करने लगा। यद्यपि प्रक्रिया बहुत दर्दनाक और थका देने वाली थी, लेकिन जब भी वो प्रिया और आरव को अपने पास देखता, उसे और प्रेरणा मिलती। प्रिया ने अपने पैसे से रीढ़ की हड्डी की चोट के सबसे अच्छे विशेषज्ञों से संपर्क किया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस ये उम्मीद थी कि वो उसे ठीक होने में मदद कर सके। आरव भी एक बहुत बड़ी मानसिक दवा था। हर दिन स्कूल से लौटकर वो अपने पापा के पास अस्पताल आता। वो पापा को स्कूल की बातें बताता, कहानियां पढ़कर सुनाता,
कभी कभी भोलेपन से पापा के हाथों की मालिश करता। पापा, आपको जल्दी ठीक होना होगा ताकि आप मेरे साथ फुटबॉल खेल सकें, लड़के ने कहा। हाँ पापा, कोशिश करेंगे, राजेश मुस्कुराया। दुर्घटना के बाद पहली मुस्कान। छोटे से अस्पताल के कमरे में पति की देखभाल करती पत्नी, पास में बातें करता बेटा, ये एक गर्मजोशी भरे परिवार की तस्वीर बना रहा था। उन्होंने 10 साल खो दिए थे। उन्होंने कितनी त्रासदियों, गलतफहमियों, दुर्घटनाओं का सामना किया था, और फिर एहसास हुआ कि खुशी कभी कभी बस एक दूसरे के साथ रहने, कठिनाइयों का एक साथ सामना करने और एक दूसरे को दबे हुए प्यार के शब्द कहने में होती है। राजेश की दुर्घटना और प्रिया के गांव में रहकर उसकी देखभाल करने की खबर विक्रम तक पहुंच गई। उसने तुरंत अपना काम छोड़ा और कस्बे की ओर गाड़ी चलाई। विक्रम अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में एक महंगी फलों की टोकरी थी। वो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। प्रिया, वो महिला जिसे उसने हमेशा शक्तिशाली सूट में देखा जा, अब एक साधारण पोशाक में थी। बाल ऊंचे बंधे थे। सावधानी से राजेश को हर चम्मच सूप पिला रही थी। उसकी आंखें जो राजेश का देख रही थीं, उनमें अब दया नहीं बल्कि एक पत्नी का कोमल प्यार था। प्रिया, विक्रम ने आवाज दी। प्रिया और राजेश दोनों मुड़े। विक्रम को देखकर राजेश थोड़ा असहज हुआ, जबकि प्रिया काफी हैरान थी। विक्रम, तुम यहां कैसे? मैंने खबर सुनी तो मिलने चला आया। विक्रम ने फलों की टोकरी मेज पर रखी। उसकी जटिल आंखें बिस्तर पर बैठे राजेश को देख रही थीं। उसने एक औपचारिक मुस्कान लाने की कोशिश की। नमस्ते, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद, राजेश ने संक्षिप्त जवाब दिया। माहौल अजीब हो गया। विक्रम प्रिया से अकेले में बात करना चाहता था। प्रिया, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बाहर आ सकती हो? प्रिया ने राजेश को देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। तब वो सहमत हुई। वे अस्पताल के गलियारे में बाहर आए। विक्रम अब गोलमोल बात नहीं कर रहा था। तुम यहां कब तक रहने वाली हो? कंपनी में बहुत सारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं छोड़ नहीं रही हूं, प्रिया ने शांति से जवाब दिया। मैंने वाइस प्रेसिडेंट को सब संभालने के लिए अधिकृत कर दिया है। सभी महत्वपूर्ण मामलों को मैं दूर से ही संभाल रही हूं। इस समय राजेश को मेरी ज्यादा जरूरत है। विक्रम ने आह भरी। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम दोषी महसूस कर रही हो और भरपाई करना चाहती हो, लेकिन यथार्थवादी बनो। वो शायद फिर कभी चल नहीं पाएगा। वो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए एक बोझ बन जाएगा। तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे करियर का क्या होगा? प्रिया ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आंखें साफ और दृढ़ थीं। विक्रम, शायद तुमने अब तक गलत समझा है। मैं यहां अपराध बोध या जिम्मेदारी के कारण नहीं हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। प्रिया के शब्दों ने विक्रम को स्तब्ध कर दिया। वो दूसरों के लिए बोझ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो पल्लार है। करियर महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे उस आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते जो अंदर है, और मेरा बेटा। मैंने उन्हें एक बार खो दिया है। मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। विक्रम ने प्रिया की आंखों में गहराई से देखा। उसे अब एक महत्वाकांक्षी बिजनेसवुमन की छवि नहीं दिखी, बल्कि एक ऐसी महिला दिखी जिसने अपनी जिंदगी का असली ठिकाना पा लिया था। वो समझ गया कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अमीर और प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाएगा। वो दिल 10 साल पहले हो या 10 साल बाद, हमेशा उस दुबले पतले थके हुए आदमी का था जो बिस्तर पर लेटा था। वो एक उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराया, एक हार स्वीकार करने वाली मुस्कान। मैं समझ गया, उसने कहा। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं उस फैसले का सम्मान करता हूं। उसने एक बार फिर अस्पताल के कमरे में देखा और फिर मुड़ गया। खुश रहो। अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो एक दोस्त के तौर पर मुझे फोन करने में संकोच मत करना। ये कहकर विक्रम लंबे कदमों से चला गया। उसकी सीधी पीठ में एक अकेलापन छिपा था। वो एक शिष्ट प्रतिद्वंद्वी था जो आया था और शान से चला भी गया। उसे एहसास हो गया था कि इस प्यार की लड़ाई में वो शुरू होने से पहले ही हार गया था। उसके जाने ने प्रिया और राजेश की कहानी को एक नए अध्याय में ले जाने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसमें अब कोई गणना नहीं, केवल प्यार और समर्पण था। कुछ हफ्तों के गहन इलाज के बाद राजेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि उसे अभी भी व्हीलचेयर पर रहना पड़ता था, लेकिन उसका मनोबल बहुत बेहतर हो गया था।
सामने की समस्या ये थी कि वे कहाँ रहेंगे। पुरानी झोपड़ी तूफान में नष्ट हो गई थी। वहां रहना संभव नहीं था। प्रिया ने कस्बे में अपना किराए का घर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन राजेश ने मना कर दिया। वो तुम्हारा किराए का घर है, मैं और बेटा हमेशा के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकते। उसका स्वाभिमान अभी भी था, वो अपनी पुरानी जमीन पर वापस जाना चाहता था। लेकिन झोपड़ी गिर गई है, वहां कहाँ रहेंगे? तो हम उसे फिर से बनाएंगे। राजेश ने दृढ़ आंखों से कहा, एक नया घर बनाएंगे, बड़ा नहीं, बस इतना कि हमारे पूरे परिवार को धूप और बारिश से बचा सके। प्रिया ने उसे देखा। वो अपने पति के दृढ़ संकल्प को समझ गई। वो उसी जमीन पर अपने घर को फिर से बनाना चाहता था, जिसने इतने सारे सुख दुख मिलन बिछो देखे थे। उसने अब विरोध नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हमारा घर फिर से बनाऊंगी। वे नदी किनारे के गांव में वापस आए। पुरानी झोपड़ी के मलबे के सामने खड़े थे। कितनी यादें उमड़ पड़ी। ये वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की थी, जहां आरव ने जन्म लिया था। और ये वो जगह भी थी जिसने उनके अलगाव को देखा था। कमला चाची और कुछ पड़ोसन उन्हें देखकर उत्सुकता से देखने आए। अरे, प्रिया तो इतनी अमीर है, फिर राजेश को इस जगह पर क्यों ले आई? कमला चाची ने बगल वाली से फुसफुसाया। शायद इसे तोड़कर एक हवेली बनाने आई होगी। लेकिन वे गलत थे। प्रिया का कोई आलीशान इमारत बनाने का इरादा नहीं था। उसने राजेश के साथ मिलकर मलबा साफ करना शुरू कर दिया। उसने अपने शानदार कपड़े उतारे, सादे काम के कपड़े पहने, जो हाथ केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के आदी थे। अब वे राजेश के साथ हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा उठा रहे थे। राजेश व्हीलचेयर पर बैठकर निर्देश दे रहा था। उसके हाथ भी आराम नहीं कर रहे थे, काम की चीजों को अलग कर रहे थे। आरव भी छोटे मोटे कामों में अपने माता पिता की मदद करने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। पुरानी जमीन पर एक साथ सफाई करते 3 लोगों के परिवार की छवि ने पड़ोसियों को हैरान कर दिया। कमला चाची को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। शायद दिखावा कर रही है। देखते हैं कितने दिन चलता है। लेकिन दिन ब दिन वे वहीं रहे। प्रिया को गंदगी या थकान की परवाह नहीं थी। उसने सीमेंट मिलाना, मजदूरी करना सीखा। पसीने से उसकी पीठ भीग जाती थी, लेकिन उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जो पड़ोसी शुरू में सिर्फ देख रहे थे, उनकी ईमानदारी देखकर वे भी मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने कुछ टीन की चादरें दी, किसी ने कुछ सीमेंट की बोरियां, और किसी ने अपना श्रमदान किया। गांव की गर्मजोशी भरी भावना ने कानाफूसी को दूर कर दिया। टूटी फूटी झोपड़ी सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं थी। ये उनके टूटे हुए अतीत का प्रतीक थी, और उनका एक साथ सफाई करना, एक साथ एक नया घर बनाना, ये उनके भावनात्मक दरारों को भरने की यात्रा थी। एक खुशहाल भविष्य के लिए पहली ईंटें रखना। घर बनने के इंतजार में 3 लोगों का परिवार अपनी ही जमीन पर 3 और पुराने तिरपाल से बने एक छोटे से अस्थायी छप्पर में रह रहा था। रहने की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उस रात फिर से बारिश हुई। बारिश पिछली बार के तूफान जितनी तेज नहीं थी, लेकिन टीन की छत के छेदों से पानी टपकने के लिए काफी थी। टीन की छत पर बारिश की बूंदों की टप-टप की आवाज एक नीरस और परिचित संगीत बना रही थी। छप्पर में केवल एक ही लकड़ी की चारपाई थी। राजेश को असुविधा के कारण चारपाई पर लेटना मुश्किल था। वो व्हीलचेयर पर बैठा था। प्रिया और आरव चारपाई पर लेटे थे। पानी चारपाई पर टपकने लगा। प्रिया को एक पतीला रखना पड़ा। आरव आवाज से जाग गया। मम्मी, क्या हमारे घर में फिर से पानी टपक रहा है? उसने नींद में पूछा। हां बेटा। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। प्रिया ने धीरे से उसे सुलाया, लेकिन लड़का सोया नहीं। वो उठकर अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे अपने पापा को देखने लगा। पापा, आप चारपाई पर मम्मी के साथ लेट जाइए, गर्म रहेगा। राजेश ने सिर हिलाया। मैं यहां ठीक हूं। या फिर प्रिया को एक विचार आया। हम फर्श पर चटाई बिछाकर सोते हैं, वहां पानी नहीं टपक रहा है। कहना और करना एक था। उसने आरव के साथ छप्पर की सबसे सूखे कोने में एक बड़ी चटाई बिछाई। उसने राजेश को व्हीलचेयर से नीचे उतारा ताकि वो दीवार के सहारे बैठ सके। फिर तीनों एक पतले कंबल के नीचे एक साथ लेट गए। आरव बीच में लेटा, अपना सिर मां के हाथ पर रखा। एक हाथ से पापा का हाथ पकड़ा। उसे बहुत खुशी महसूस हुई। काश हर रात पापा और मम्मी दोनों के साथ ऐसे ही सोने को मिलता। उसने फुसफुसाया,
बच्चे के शब्दों ने प्रिया और राजेश के दिलों को छू लिया। एक दूसरे के करीब लेटे हुए वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद राजेश के पसीने की महक, प्रिया के बालों से आती शैम्पू की हल्की खुशबू और आरव की दूधिया महक मिलकर एक परिवार की खुशबू बना रही थी, जिसे उन्होंने बहुत पहले खो दिया था। तुम्हें याद है? राजेश ने अचानक कहा। उसकी आवाज गहरी और गर्म थी। पुराने घर में भी अक्सर पानी टपकता था, हर बार बारिश में। हम दोनों को पानी से बचने के लिए चारपाई को पूरे घर में घुमाना पड़ता था। प्रिया मुस्कुराई। याद है, एक बार तो सीधे तुम्हारे चेहरे पर टपका था और तुम चौंक कर जाग गए थे। उस समय गरीब थे लेकिन खुश थे। राजेश ने आह भरी। अब भी बहुत खुश हूं, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। वे चुप हो गए। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। टीन की छत पर बारिश की आवाज अब दुखद नहीं बल्कि अजीब तरह से गर्म लग रही थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक अस्थायी छप्पर था, लेकिन उनके पास सब कुछ था क्योंकि वो एक दूसरे के साथ थे। 10 साल पहले की यादें और वर्तमान एक दूसरे में मिल गए। उस रात टपकती छत के नीचे वे न केवल एक ही चटाई पर लेटे थे, बल्कि उन्होंने उस अपनेपन, उस जुड़ाव को भी फिर से पाया था जिसे कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं खरीद सकती थी। प्रिया को एहसास हुआ कि खुशी शानदार घरों में नहीं बल्कि वहां होती है जहां आपके प्रियजन आपके साथ होते हैं। जबकि प्रिया अपने परिवार के साथ गांव में जीवन फिर से बना रही थी। शहर में उसकी कंपनी एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई। एक प्रतिस्पर्धी ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर झूठी अफवाहें फैलाईं, जिससे एक विदेशी साथी के साथ होने वाला एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्रभावित हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ने उसे फोन किया। उसकी आवाज में चिंता थी। प्रिया मैडम, स्थिति ठीक नहीं है। पार्टनर पक्ष चाहता है कि आप कल की अंतिम बैठक में मौजूद रहें ताकि सीधे बातचीत हो सके और उन्हें आश्वस्त किया जा सके। अगर ये अनुबंध हाथ से निकल गया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रिया ने कैलेंडर देखा। कल ही उनके नए घर का गृह प्रवेश था। उसके परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। वो एक मुश्किल स्थिति में पड़ गई। एक तरफ उसका करियर था जिसे उसने 10 साल में बनाया था, प्रतिष्ठा, पैसा। दूसरी तरफ उसकी छोटे परिवार की खुशी थी जिसे उसने अभी अभी पाया था। राजेश ने उसे फोन पर बात करने के बाद चिंतित देखा। उसने पूछा, कंपनी में क्या हुआ? प्रिया ने उससे कुछ नहीं छिपाया। उसने पूरी बात बताई। तो तुम शहर चली जाओ, राजेश ने कहा। में वो नहीं चाहता था। वो तुम्हारी मेहनत है। मैं और बेटा घर पर ठीक रहेंगे। प्रिया ने उसे देखा, फिर नए घर का बेसब्री से इंतजार कर रहे आरव को देखा। उसे 10 साल पहले याद आया। वो भी करियर और परिवार के बीच एक ऐसे ही चुनाव का सामना कर रही थी और उसने जाने का फैसला किया था। इस बार वो उस गलती को नहीं दोहराएगी। उसने फोन उठाया और वाइस प्रेसिडेंट को वापस फोन किया। तुम मेरी तरफ से पार्टनर से कहना कि मुझे बहुत खेद है कि मैं उपस्थित नहीं हो सकती। कारण यह है कि मुझे अपने परिवार के नए घर के गृह प्रवेश के दिन घर पर रहना है। मेरे लिए इस समय परिवार से बढ़कर कोई अनुबंध नहीं है। दूसरी तरफ वाला स्तब्ध रह गया। लेकिन मैडम, इसका मतलब है कि हम अनुबंध खो देंगे। खो देंगे तो कोई बात नहीं। प्रिया की आवाज बहुत दृढ़ थी। तुम उनसे यह भी कहना, एक कंपनी जिसका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति करता है जो परिवार को सबसे ऊपर रखना जानता है, निश्चित रूप से एक भरोसेमंद साथी भी होगा। अगर वे विश्वास करते हैं तो वे रुकेंगे, अगर नहीं तो हमें भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी की प्रतिष्ठा केवल लाभ के आंकड़ों में नहीं होती। ये कहकर उसने फोन काट दिया। उसने अपना चुनाव कर लिया था। राजेश पास में बैठा पूरी बातचीत सुन रहा था। वो स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ एक साधारण गृह प्रवेश समारोह के लिए इतना बड़ा अनुबंध जोड़ सकती है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, उसने भावुक आवाज में कहा। प्रिया मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। जरूरत थी। मैंने 10 साल खो दिए हैं। मैं अपने परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण पल को और नहीं खोना चाहती। पैसा खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ये पल कभी वापस नहीं आते। प्रिया के फैसले की खबर जल्दी ही व्यापार जगत में फैल गई। कई लोगों ने सोचा कि वो पागल है, भावुक है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विदेशी पार्टनर ने उसका कारण सुनने के बाद न केवल अनुबंध रद्द नहीं किया, बल्कि एक बधाई ईमेल भी भेजा और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उस समूह के अध्यक्ष ने लिखा, हम एक ऐसे साथी का बहुत सम्मान करते हैं जिसके पास आप जैसे मुख्य पारिवारिक मूल्य हैं। हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है और जब तक आप अपने पारिवारिक मामलों को सुलझा नहीं लेती तब तक इंतजार करेंगे। प्रिया ने एक बड़ा जुआ जीता था।
उसने ना केवल अनुबंध बचाया बल्कि अपने साथी और कर्मचारियों का सम्मान भी जीता। उसने साबित कर दिया कि प्रतिष्ठा और सफलता केवल महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि गहरे मानवीय मूल्यों से भी आती है। उसके चुनाव ने उसके छोटे परिवार और उसके बड़े करियर दोनों की रक्षा की थी। नए घर का गृह प्रवेश गर्मजोशी भरे माहौल में हुआ। घर बड़ा नहीं था, बस एक साधारण 3 कमरों का पक्का घर था, लेकिन मजबूत और साफ सुथरा बना था। गांव के लोग खुशी में शामिल होने आए, साथ में घर के बने उपहार लाए। कमला चाची भी मौजूद थीं, लेकिन बधाई देने के लिए नहीं। उन्हें अभी भी संदेह था। उन्होंने घर का एक चक्कर लगाया और फिर बगल वालों से फुसफुसाया, सोचा था कुछ बड़ा बनाएगी। निकला तो बस एक छोटा सा पक्का घर। कैसी अरबपति है, कितनी कंजूस। पक्का पति और बच्चे पर पैसा खर्च करने में कंजूसी कर रही है। एक पड़ोसन ने सुना और विरोध किया। आप क्या कह रही हैं? वे जैसा भी घर बनाए, ये उनका मामला है। महत्वपूर्ण ये है कि वे खुश हैं। देखिए, जब से प्रिया आई है, राजेश कितना खुश रहने लगा है। आरव भी ज्यादा चंचल हो गया है। क्या ये पैसे से ज्यादा कीमती नहीं है? एक और ने भी कहा, हाँ, मुझे लगता है कि प्रिया एक अच्छी इंसान है। उसने पति और बच्चे के साथ गृह प्रवेश के लिए करोड़ों का अनुबंध छोड़ दिया। ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? आप दूसरों के बारे में बकवास करना बंद करें। कमला चाची को जब सबने टोका तो उनका चेहरा लाल हो गया। वो हकलाने लगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपकी बातें दूसरों को दुख पहुंचाती हैं। सरपंच कहीं से आए, उनकी आवाज गंभीर थी। कमला, हम दूसरों के घर की पूरी कहानी नहीं जानते। तुम इधर उधर बातें करके उनकी खुशी में खलल डालती हो। जब से प्रिया आई है, गांव में कितनी अफवाहें तुम्हारे मुंह से निकली हैं। एक ही गांव में रहते हुए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह से विनाशकारी करना। पूरे गांव के विरोध और सरपंच जैसे सम्मानित व्यक्ति की डांट से कमला चाची शर्मिंदा होकर चुपचाप चली गईं। ये घटना गांव वालों के प्रिया के प्रति नजरिए में एक बड़े बदलाव का प्रतीक थी। अपनी ईमानदारी, त्याग और प्यार से उसने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लिया था। वे अब उसे एक अमीर, घमंडी महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देखते थे जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित थी। जनमत का दबाव, जो कभी उसके लिए एक भयानक बोझ था, अब उसकी कोई ताकत नहीं रही, क्योंकि उसके पास एक मजबूत सहारा था, उसका परिवार और गांव का प्यार। कमला चाची, जो कड़वी आलोचनाओं का प्रतीक थीं, अंततः गांव की दया और मानवता से अकेली पड़ गईं। नए घर में जाने के बाद 3 लोगों के परिवार का जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। प्रिया अभी भी दूर से कंपनी चलाती थी, लेकिन अपना अधिकांश समय राजेश और आरव की देखभाल में बिताती थी। राजेश की फिजियोथेरेपी में बहुत सकारात्मक प्रगति हुई। पत्नी की समर्पित देखभाल, बेटे के प्रोत्साहन और अच्छे विशेषज्ञों के इलाज से उसके पैरों में सनसनी वापस आने लगी थी। वो सहारे से कुछ सेकंड के लिए खुद खड़ा हो सकता था। यद्यपि ये एक छोटा कदम था, लेकिन ये पूरे परिवार के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। एक दिन पुराने कागजात साफ करते समय प्रिया को संयोग से एक फाइल मिली। ये बच्चे की कस्टडी के लिए केस की फाइल थी, जिसे वकील गुप्ता ने उसके लिए पहले तैयार किया था। अधूरे तलाक के आवेदन और ठंडे कानूनी कागजातों को देखकर वो अनजाने में मुस्कुराई। कुछ महीने पहले ही वो इन चीजों का इस्तेमाल राजेश के खिलाफ करने, आरव को छीनने की योजना बना रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। ठीक उसी समय राजेश व्हीलचेयर पर कमरे में आया। उसने उसे फाइल पकड़े देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता थी। क्या देख रही हो? प्रिया ने नहीं छिपाया, उसने उसे दिखाया। ये बच्चे की कस्टडी की फाइल है, जो मैंने पहले तैयार की थी। राजेश ने उसे लेकर हर पन्ने को पलटा। उसने अपनी गरीबी की स्थिति का वर्णन करने वाले शब्द पढ़े। ये तर्क पढ़ा कि वो बच्चे की परवरिश करने में सक्षम नहीं है। उसके दिल में थोड़ी चुभन हुई, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ। वो समझ गया, उस समय वो भी केवल अपने बेटे के प्यार के कारण ऐसा कर रही थी। उसने उसे शांति से पूछा, तो अब भी तुम इसका इस्तेमाल करने का इरादा रखती हो? प्रिया मुस्कुराई, सिर हिलाया। उसने उसके हाथ से फाइल ली और उसके सामने उसने धीरे धीरे उसे फाड़ दिया। कागज के टुकड़े फर्श पर गिर गए, जैसे अतीत की गलतफहमियां, गणनाएं और संघर्ष मिटाए जा रहे हों। मुझे बच्चे की कस्टडी नहीं चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे एक परिवार चाहिए जिसमें तुम और बेटा दोनों हो। प्रिया का यह कार्य सबसे मजबूत पुष्टि थी। उसे उन्हें बांधने के लिए कानून की जरूरत नहीं थी,
उसने रुकने के लिए प्यार का रास्ता चुना। उसने टकराव का रास्ता, स्वार्थी चुनाव को पूरी तरह से छोड़ दिया था ताकि एक अधिक संपूर्ण रास्ता चुन सके। राजेश ने फर्श पर पड़े कागज के टुकड़ों को देखा, फिर अपने सामने खड़ी महिला को। उसका दिल भावना और कृतज्ञता से भर गया। वो एक आसान जीवन चुन सकती थी, लेकिन उसने उसके जैसे एक विकलांग आदमी के साथ रहने का फैसला किया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पास खींचा। प्रिया, धन्यवाद। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वे समझ गए कि इस पल से कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। फाड़ा हुआ तलाक का आवेदन केवल एक कानूनी प्रक्रिया को रद्द करना नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर दुखद अतीत को दफना दिया था, ताकि वे अपने जीवन के लिए एक नया अध्याय लिख सकें। चमत्कार सचमुच हुआ। लगभग 1 साल के लगातार अभ्यास के बाद प्रिया द्वारा लाए गए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की मदद से राजेश बिना किसी सहारे के अपने पहले कदम चलने में सक्षम हो गया। उस दिन जब प्रिया और आरोह बाजार से लौटे तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि राजेश दरवाजे के सहारे खड़ा है, पसीने से लथपथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक उज्जवल, खुशी भरी मुस्कान थी। पापा, आप खड़े हो सकते हैं। आरव चिल्लाया, जल्दी से दौड़कर पापा के पैरों से लिपट गया। प्रिया के हाथ से खाने की टोकरी गिर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी रही, उसके आंसू बहते रहे, खुशी के आंसू। राजेश मुस्कुराकर उसे देखा। मैंने कर दिखाया प्रिया, मैं खुद चल सकता हूं। उसने धीरे धीरे दरवाजे से हाथ हटाया, उसकी ओर लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाए। हर कदम यद्यपि बहुत कमजोर और कांपता हुआ, पुनर्जन्म का, इच्छा शक्ति का और प्यार का था। कुछ मीटर की दूरी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी हो। जब वो प्रिया के सामने पहुंचा तो वो और खड़ा नहीं रह सका। उसका पूरा शरीर आगे की ओर गिर गया। प्रिया ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी बाहों में वो आदमी जो हमेशा हर तूफान के सामने मजबूत खड़ा रहा था, जिसने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, आखिरकार उसके कंधे पर सिर रखकर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोया। वो अस्पताल के बिस्तर पर बिताए निराशा के दिनों के लिए रोया। वो उस शारीरिक दर्द के लिए रोया जो उसने सहा था। वो एक विकलांग होने की आत्मग्लानि, हीन भावना के लिए रोया। और वो खुशी के लिए रोया। उस महिला का आभारी था जिसने उसे नहीं छोड़ा, जिसने उसे भाग्य के दलदल से बाहर निकाला। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसकी कांपती पीठ को सहलाया। वो भी उसके साथ रोई। उनके रोने में दुख नहीं, बल्कि एक मुक्ति थी। सबसे अंधेरे दिनों से गुजरने के बाद खुशी का विस्फोट था। आरव पास में खड़ा था। उसने भी अपने माता पिता दोनों को गले लगा लिया, एक गर्मजोशी भरा घेरा बना लिया। वो सब कुछ नहीं समझता था, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता बहुत खुश हैं। पहली बार राजेश प्रिया के सामने रोया। ये लाचारी के आंसू नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के आंसू थे। इसने उसके दिल में बची हुई सभी आखिरी दर्द, सभी आत्मग्लानि को धो दिया था। आज से वो अब देखभाल की जरूरत वाला एक विकलांग व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आदमी, एक पति, एक पिता के रूप में वापस आ गया था, जो अपने छोटे से परिवार के लिए एक स्तंभ बनने को तैयार था। राजेश का स्वास्थ्य तेजी से सुधरा। वो लगभग सामान्य रोग से चलने लगा था, बस थोड़ा लंगड़ाता था। उसने घर में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, प्रिया की मदद करने लगा। उसने घर पर लकड़ी का काम भी शुरू कर दिया। उसके उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पाद कई लोगों को पसंद आए, जिससे एक स्थिर आय होने लगी। उनके परिवार ने वास्तव में शांति पा ली थी। एक सप्ताहांत की सुबह तीनों का परिवार एक साथ जिला बाजार गया। 10 साल से अधिक समय के बाद ये पहली बार था जब वे एक सामान्य परिवार की तरह एक साथ बाजार जा सकते थे। प्रिया ने अब महंगे सूट नहीं पहने थे, उसने एक साधारण फूलों वाली ड्रेस पहनी थी। राजेश ने एक नई शर्ट पहनी थी जो उसने खुद खरीदी थी। आरव खुशी से आगे आगे दौड़ रहा था। वे शोरगुल वाले, हलचल भरे बाजार के बीच में चले। खरीदारों और विक्रेताओं की आवाजें, मोल भाव, हंसी मजाक, ये सामान्य जीवन का दृश्य उन्हें अजीब तरह से खुश कर रहा था। बाजार में कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जिज्ञासु आंखें, कानाफूसी अभी भी थीं, लेकिन इस बार इसमें द्वेष नहीं, बल्कि आश्चर्य और थोड़ी प्रशंसा थी। कमला चाची भी बाजार में थीं। उनके परिवार को एक साथ खुशी से चलते देख उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दूसरी तरफ जाने वाली थीं, लेकिन प्रिया ने उन्हें देख लिया था।
नजरअंदाज करने के बजाय प्रिया मुस्कुराई। राजेश और आरव का हाथ पकड़कर उनकी ओर चली। नमस्ते चाची जी, आप बाजार आई हैं? उसने विनम्रता से नमस्ते किया। कमला चाची घबरा गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो खुद बात शुरू करेगी। नमस्ते बेटा। राजेश ने भी सिर हिलाकर नमस्ते किया। आरव ने विनम्रता से हाथ जोड़े। नमस्ते दादी जी। उनकी दोस्ती और बिना किसी नफरत के व्यवहार ने कमला चाची को और भी शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, राजेश बेटा, तुम बहुत स्वस्थ लग रहे हो। जी, ये भगवान की कृपा और मेरी पत्नी और बेटे की देखभाल का नतीजा है, राजेश ने जवाब दिया। प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये इशारा, ये शब्द उनकी खुशी की पुष्टि थी। ठीक उसी समय अचानक तेज बारिश होने लगी। बाजार में सब लोग जल्दी से छिपने की जगह ढूंढने लगे। राजेश ने जल्दी से प्रिया और आरव को एक छत के नीचे खींच लिया। अचानक होने से प्रिया थोड़ा लड़खड़ाई। राजेश ने सहज रूप से दोनों माँ बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। अपनी चौड़ी पीठ से उन्हें बारिश की बूंदों से बचाया। आलिंगन बहुत कसकर बहुत गर्म था। भीड़ भरे शोरगुल वाले गांवों के बाजार के बीच वे तीनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। एक छोटी, शांतिपूर्ण और संपूर्ण दुनिया बना रहे थे। प्रिया के आंसू फिर से बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू बारिश और परम सुख के साथ मिले हुए थे। आसपास की कानाफूसी शांत हो गई थी। केवल उन्हें देखती हुई आंखें थीं, जिनमें आश्चर्य और भावना थी। उस आलिंगन ने हजारों शब्दों से ज्यादा कह दिया था। इसने सभी अफवाहों, सभी पूर्वाग्रहों को मिटा दिया था। ये उस प्यार का सबसे जीवंत प्रमाण था, जिसने हर तूफान को पार कर शांति के किनारे को पाया था। जीवन इसी तरह शांति से बीतता गया। एक दिन शांति देवी गांव से मिलने आईं, साथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा लाईं। उन्होंने राजेश और प्रिया दोनों को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। एक बात है जो माँ सोचती है कि अब तुम दोनों को बताने का समय आ गया है। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर पीले पड़ चुके कुछ पत्र थे। उन्होंने उन्हें राजेश को दिया। ये वो पत्र हैं जो प्रिया ने तुम्हें पिछले 10 सालों में भेजे हैं। राजेश और प्रिया दोनों स्तब्ध रह गए। राजेश ने कांपते हाथों से पत्र लिए। प्रिया हैरान थी। मैंने तो कोई पत्र नहीं भेजा माँ जी। शांति देवी ने आह भरी। तुमने नहीं, माँ ने तुम्हारे नाम से ये पत्र लिखे थे। उन्होंने बताया कि प्रिया के जाने के बाद राजेश को दुख और नफरत में डूबा देख उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें डर था कि उनका बेटा टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से प्रिया के नाम से नकली पत्र भेजे। पत्र में उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि प्रिया शहर में बहुत मेहनत कर रही है, कि वो अपने पति और बेटे को बहुत याद करती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वापस नहीं आ सकती। उन्होंने कठिनाइयों, यादों और पुनर्मिलन के वादों के बारे में लिखा। कभी कभी वो पत्र में कुछ पैसे भी डाल देती थीं। ये झूठ बोलते हुए कि ये प्रिया ने बेटे के लिए भेजा है। माँ बस तुम्हें एक विश्वास, एक उम्मीद देना चाहती थी, ताकि तुम जी सको, ताकि तुम उससे नफरत ना करो। वो फिर से रो पड़ी। माँ जानती है कि माँ गलत थी, लेकिन माँ के पास वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था। राजेश स्तब्ध रह गया। उसे वे दिन याद आए। इन्हीं पत्रों ने उसे खड़ा किया था, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। उसे विश्वास था कि प्रिया उसे हमेशा याद करती है। प्रिया भी हैरान थी। उसने अपनी सास को देखा, फिर राजेश को। उनके दिलों की आखिरी गांठ भी खुल गई थी। पुरानी गलतफहमी मीरा और शांति देवी के कारण हुई थी, लेकिन ये भी शांति देवी ही थीं जिन्होंने अपने नेक झूठ से चुपचाप उनके भावनात्मक धागे को पकड़े रखा, उसे टूटने नहीं दिया। गलती और पश्चाताप, नफरत और प्यार, सब कुछ पिछले 10 सालों में एक जटिल तरीके से आपस में गुथा हुआ था। ये अंतिम सच्चाई और अधिक दर्द नहीं लाई, बल्कि पूरी समझ और माफी लाई। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कोई भी पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होता है। हर कोई कभी कभी कमजोर, स्वार्थी होता है, लेकिन अंदर ही अंदर परिवार के लिए प्यार हमेशा मौजूद रहता है। 10 साल के लंबे आंसू और दुख अंततः एक मानवीय सच्चाई के साथ समाप्त हुए। सब कुछ साफ हो जाने के बाद प्रिया एक अंतिम महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़ी थी। उसकी कंपनी अभी भी तेजी से बढ़ रही थी और उसे उसके सीधे संचालन की जरूरत थी। सबने सोचा कि अब जब राजेश ठीक हो गया है तो वो अपने करियर को जारी रखने के लिए पूरे परिवार को शहर ले जाएगी। विक्रम ने भी फोन करके राजेश को शहर में एक अच्छी नौकरी दिलाने
और आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करने की पेशकश की। लेकिन प्रिया के पास अपना जवाब था। उसने एक ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग आयोजित की। बैठक में उसने ये घोषणा करके सबको चौंका दिया कि वो सीईओ के पद से इस्तीफा दे देगी। केवल एक शेयरधारक की भूमिका बनाए रखेगी। वो अपने उस वाइस प्रेसिडेंट को पूरा संचालन सौंप देगी जो कई सालों से उसके साथ था। मैंने अपनी पूरी जवानी अपने करियर को दी है, अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार को देना चाहती हूं, उसने सभी के आश्चर्य के बीच कहा। वो जानती थी कि गगनचुंबी इमारतों, कभी ना खत्म होने वाले काम के चक्कर वाला शानदार शहर वो जगह नहीं है जहां राजेश और आरव का मन लगेगा। उनकी खुशी इस जमीन पर थी, नदी किनारे के घर में, गांव के प्यार में, और जहां वे थे वहीं उसका घर था। बैठक के बाद उसने राजेश से बात की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं यहीं तुम्हारे और बेटे के साथ रहूंगी। लेकिन तुम्हारे करियर का क्या? राजेश ने चिंता जताई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा करियर तुम और बेटा हो। प्रिया मुस्कुराई, एक शांत और संतुष्ट मुस्कान। मैं अभी भी काम कर सकती हूं, निवेश कर सकती हूं। मैं यहां एक छोटा सा हस्तशिल्प उत्पादन कार्यशाला खोलने की योजना बना रही हूं। तुम्हारी विशेषज्ञता का उपयोग करके और गांव के लोगों के लिए रोजगार पैदा करके हम एक साथ अपने जीवन के मालिक होंगे। प्रिया का निर्णय एक त्याग था, लेकिन ये एक संपूर्ण खुशी के लिए एक चुनाव भी था। उसने प्रसिद्धि, शक्ति को छोड़कर एक सादा सामान्य जीवन चुना, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अंततः एक व्यक्ति का मूल्य उसके बैंक खाते में मौजूद पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल में मौजूद प्यार से होता है। वो महिला जो कभी शानदार कार से उतरी थी, जो कभी प्रसिद्धि के शिखर पर खड़ी थी, अंततः एक गरीब गांव में रहने का फैसला किया। हार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने एक ऐसी चीज पाई थी जो अरबों की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती थी। 1 साल बाद नदी किनारे की उस जमीन पर जहां कभी एक जर्जर झोपड़ी थी, अब एक सुंदर आकर्षक घर था। घर कोई आलीशान हवेली नहीं था, लेकिन मजबूत बना था। एक बड़ा आंगन था जिसमें फूल लगे थे और एक सुगंधित फूलों की बेल थी। घर के बगल में एक छोटी लकड़ी की कार्यशाला थी। राजेश कुमार अब दुबला पतला थका हुआ नहीं दिखता था। अब वो एक स्वस्थ, मजबूत कार्यशाला का मालिक था। वो गांव के कुछ युवाओं को काम सिखा रहा था। उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। प्रिया एप्रन पहने रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। वो अब ठंडे चेहरे वाली अरबपति नहीं, बल्कि एक गर्मजोशी भरी कोमल आंखों वाली पत्नी और माँ थी। राजेश की कार्यशाला और उसके हस्तशिल्प उत्पाद विकास परियोजना बहुत सफल हो रही थी, जिससे न केवल परिवार को एक आरामदायक जीवन मिला, बल्कि पूरे गांव के जीवन में भी सुधार हुआ। बाहर आंगन में आरव, जो अब 11 साल का लंबा और फुर्तीला था, फुटबॉल खेल रहा था। उसकी मुस्कान साफ और उज्जवल थी, जिसमें कमी या हीन भावना का कोई निशान नहीं था। शांति देवी बरामदे में बैठी थीं, पान चबाते हुए और अपने पोते को देखकर मुस्कुरा रही थीं। कभी कभी वो बगल में बैठी कमला चाची से बात करती। कमला चाची अब एक करीबी पड़ोसन बन गई थीं। अब वो बुरी बातें नहीं करती थीं। प्रिया आंगन में एक फलों की थाली लाई। राजेश भी काम खत्म करके आया। उसने अपने कपड़े से हाथ पोंछे और फिर पीछे से अपनी पत्नी की कमर में हाथ डाल दिया। आज बहुत थक गई है ना? थकी नहीं? बस खुश हूं। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। वे एक साथ आरव को दौड़ते हुए देखने लगे। बच्चे की हंसी धूप में गूंज रही थी। आरव, फल खाने आओ बेटा, प्रिया ने बुलाया। लड़का दौड़कर आया और अपने माता पिता दोनों को गले लगा लिया। पापा, मम्मी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं। प्रिया और राजेश ने झुककर अपने बेटे के दोनों गालों पर चूमा। छत पुरानी झोपड़ी नहीं थी, जीवन एक नए पन्ने पर आ गया था। शानदार नहीं, लेकिन हंसी और प्यार से भरा हुआ। 10 साल का तलाक, 10 साल के आंसू और दुख, अंततः एक सुखद संपूर्ण अंत के साथ भरपाई हो गई। प्रिया ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार वो जानती थी कि वे एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तूफान बीत चुका था, आसमान साफ था, और इस गर्मजोशी भरे घर के नीचे खुशी हमेशा के लिए बनी रहेगी। आप सभी से अनुरोध है कि और भी भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अधिक जानकारी हम आपके हर कमेंट को पढ़ें। हमारी यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें,
हमेशा खुश रहें और सलामत रहें। ईश्वर आप सभी सदैव सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही दिल है, अधिक जानकारी हमें दें।